Hello, everybody, and hello, students. We are doing lecture number 3 of electromagnetic wave, and this video is on the playlist of electromagnetic wave, wave optics, and ray optics. And we have already done the two lecture, and I believe you have seen those two lectures. आपने उन दो lectures को देखा है, and you know how electromagnetic wave is produced and what is concept of displacement current, Maxwell equations. तो उन सारी बातों को जानने के बाद और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता होने के बाद तो आज के इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा अपने नॉलेज को एडवांस करेंगे एंड विल बी गोइंग टुवर्ड्स एंड ऑफ द टॉपिक टुडे। आई मीन आज ये लेक्चर हमारा खत्म भी हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो चलिए मैं आपको लेक्चर के अंदर लेके चलता हूँ बच्चों। सो आवर लेक्चर टुडे इज फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड न्यूमेरिकल्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के और स्पेक्ट्रम की बात करेंगे या न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर produced by we know that electromagnetic waves are produced by accelerated charge particle or oscillated charge particle। और हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने वाला जो डिवाइस है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होएगी, जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी, उसी फ्रीक्वेंसी के बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। तो दीज थिंग्स वी नो अबाउट इट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में बात करेंगे। एंड लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पेज। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। तो स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि जो कुछ भी चीजें हैं आपके पास फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी कि जो भी रेंज है वो अगर उन सबको एक साथ डिस्प्ले किया जाए तो दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। So spectrum is collection of all the ranges of a similar kind of things, like जैसे radiation का spectrum है या electromagnetic wave का spectrum है। So we are saying all the waves which are coming as a electromagnetic wave, यानी कि जो सब मिल करके electromagnetic wave पूरा का पूरा बनाती हैं, that is called electromagnetic wave का spectrum है। all electromagnetic waves will be included into the spectrum of electromagnetic wave। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोगों ने दीज आर द 7 ब्रॉड कैटेगरीज। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोगों ने डिवाइड किया है। दैट इज रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रा रेड वेव्स, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। एक के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, विजिबल रेज के बारे में, और इंफ्रा के बारे में भी आपने सुना होगा पहले से। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियो और माइक्रोवेव के बारे में भी तो हम लोग जानते ही हैं, लाइक माइक्रो ओवन और माइक्रोवेव के बारे में जानते ही हैं। सो विजुअल रेज, इंफ्रा और इसके बारे में हम लोगों को पता है। और केमिस्ट्री में आप लोगों ने अल्ट्रावायलेट के बारे में भी पढ़ा होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के बारे में भी पढ़ा होगा। So when we talk about electromagnetic waves, so electromagnetic waves constitute these all 7 kind of uh, type of waves: radio waves, microwaves। और ये जो ऑर्डर लिया गया है, यानी कि आप रेडियो यहाँ से इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा और लेमडा डिक्रीज होता जाएगा। तो ये जो लाइन है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। यहाँ से ऐसे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। एंड इफ यू कम फ्रॉम, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, और इस डायरेक्शन में, आई मीन इफ यू लुक एट दिस वे, तो आपके लिए यहाँ पे, ठीक है, यानी कि यहाँ लेमडा सबसे ज्यादा है। सो व्हाट वी एम सेइंग दैट कि ऐसे जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, और इस केस में लेमडा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेमडा इंक्रीज कर रहा है, ऐसे जाओगे तो यानी कि सबसे ज्यादा लेमडा रेडियो वेव्स के होंगे। जैसे जैसे इधर जाएंगे लेमडा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है पॉइंट ये। सो हाईएस्ट वेवलेंथ, यानी कि लार्जर वेवलेंथ की जो रेडियो वेव्स होती हैं, लार्जर वेवलेंथ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, दोज आर रेडियो वेव्स। और सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होती हैं वो गामा रेज की बात हो रही है। इसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, यानी कि ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है अगर इस एरो के हिसाब से चले तो। और इसके हिसाब से चले तो विल से दैट ये इंक्रीजिंग, यानी ये एरो ऐसे लगा दिया जाए तो ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। सो दैट्स ऑल द पॉइंट इज। अब हम लोग एक एक करके ना इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। एंड विल टॉक व्हाट इज रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। और फिर
हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. तो लेट्स गो टू द रेडियो वेव्स. स्पेक्ट्रम वी हैव अंडरस्टैंड. स्पेक्ट्रम इज collective display of all those items which belong to that same set, that is called, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम की बात करें, सो जो भी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उन सब का कलेक्टिव डिस्प्ले को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे. इज दैट ओके ना? सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, रेडियो वेव्स की बात कर रहे हैं हम लोग. तो अगर हम रेडियो वेव की बात करें ना, व्हाट इज दिस रेडियो वेव? तो मैंने यहाँ पे आपको रेडियो वेव की बात करते समय यहाँ पे बताया कि रेडियो वेव के बारे में ये जरा गौर से देखना. रेडियो वेव्स जो होती हैं 500 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1000 मेगा हर्ट्ज के बराबर होती हैं. आई मीन इसके बीच में रेडियो वेव्स होती हैं. बट रेडियो वेव्स को मेजरली 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं. लॉन्ग रेडियो वेव्स, एएम रेडियो वेव्स, television and FM radio waves, and short radio waves. These are the four types of radio waves. You can remember long radio waves, AM radio waves, television and FM radio waves, and short radio waves. तो जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होते हैं, जैसा कि लिखा हुआ अब यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आ गया. मैंने यहाँ बता दिया है कि जैसे इधर जाएंगे तो ये लेमडा हमारा है, इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और इधर और लेमडा घटेगा. यानी कि ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज का है और ये लेमडा डिक्रीज का है. तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किधर है? यहाँ पे है. तो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, दैट कि जो रेडियो वेव में भी जो 4 पार्ट है, उसमें से जो सबसे लार्जर वेवलेंथ वाली है उनको हम लोग लॉन्ग रेडियो वेव्स कहते हैं. उससे थोड़ी जो शॉर्टर वेव होएगी, दैट इज कॉल्ड एएम रेडियो. एएम बोले तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है. व्हाट इज दिस? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड. अभी यहाँ पे एएम रेडियो वेव मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड लिख सकते हैं हम लोग, बट फिलहाल एएम का मतलब ये होता है. और एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. अब ना आपके सिलेबस में प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन नाम का चैप्टर हट गया है, वरना हम लोगों को इन सारे वेव के प्रोपगेशंस का तरीका पढ़ना था कि विच आर द सुटेबल मेथड जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेट करते हैं. विच वेव्स आर प्रोपगेटेड बाय विच काइंड ऑफ मीडियम, व्हाट आर द चैनल्स, ये सब हम लोग पढ़ना होता था हमारे सिलेबस में. बट फॉर योर एग्जाम्स दिस हैज बीन रिमूव्ड, एंड अगर वो ऐड किया जाएगा तो विल बी टेकिंग द टॉपिक्स लेटर ऑन. सो नाउ द पॉइंट इज कि रेडियो वेव्स मैंने बता दिया कि लॉन्ग रेडियो वेव्स, एम रेडियो वेव्स, टेलीविजन एंड एफएम रेडियो वेव्स एंड शॉर्ट रेडियो वेव्स. तो लॉन्ग रेडियो वेव्स के बारे में बात करें, आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि इसका जो लेमडा है, लॉन्ग रेडियो वेव्स का जो लेमडा है 0.1 मीटर और 10⁻³ मीटर. मतलब 1000 मीटर और 0.1 मीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर से लेकर के 1 किलोमीटर के बीच में 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. यानी कि इतना एक वेव का, यानी कि अगर एक वेव बनाया जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो उसका वेव लेंथ यानी कि एक स्केल की लेंथ जो होती है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर कुछ ऐसे और फिर 5 सेंटीमीटर ऐसे, यानी कि ये हुआ एक वेव. तो इतना बड़ा वेव लेंथ हो जाएगा. और जो 1 किलोमीटर है, यू कैन अंडरस्टैंड कि उस वेव का 5, यानी कि एक एक वेव है, अगर छोटा सा ऐसे पूछ लिया जाए कि एक वेव 1 किलोमीटर लेंथ का है, राइट? तो और 1 किलोमीटर लेंथ का है, तो बताओ उसका क्रेस्ट एंड ट्रफ कहाँ पे होगा? तो भाई ठीक है, क्रेस्ट लेमडा बाई 4 पे, एंड ट्रफ आप यहाँ पे दिखा रहे हैं. फिर थोड़ी देर में क्रेस्ट यहाँ, आई मीन यहाँ ट्रफ बन जाएगा, इधर क्रेस्ट बन जाएगा. सो यू कैन से दैट कि चेंज होएगा, बट क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो दैट इज, क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होगा लेमडा बाई 2. क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? लेमडा बाई 2. तो एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जा सकता है कि अगर एक वेव है, इस वेव का वेवलेंथ 1 किलोमीटर है, तो बताओ क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो दैट इज 500 मीटर. आई होप यू गॉट माई पॉइंट, नो? यस. तो ये बातों बातों में मैंने आपके साथ एक छोटा सा सवाल डिस्कस कर लिया, जिसको मिटाने की तो जरूरत है नहीं. ओके, आई बिलीव यू अंडरस्टैंड. सो लॉन्ग रेडियो वेव्स आर लाइक दिस. तो ये रेडियो वेव्स जिनके पास इतनी बड़ी वेवलेंथ होगी, ये ना रेडिएशन काफी दूर तक जा नहीं पाएगी. आई मीन इसलिए हम लोग इसको ज्यादा यूज नहीं करते. यानी कि ये लॉन्ग रेडियो वेव्स कहलाती हैं, बट दीज आर नॉट यूज इन रेडियो, बिकॉज अगर आप अगर आप कोई रेडिएशन को बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं करा पाते हैं,
तो और उसके पास एनर्जी अगर कुछ खास नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए ये लॉन्ग रेडियो वेव की लिस्ट में तो है, बट रेडियो वेव में हम लोग इसको बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं करते। एम रेडियो वेव से लेकर के और शॉर्ट रेडियो वेव्स के बीच में जितनी भी वेवलेंथ्स हैं, आई मीन सब के सब रेडियो वेव्स कहलाती हैं। और उनकी फ्रीक्वेंसी 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1000 मेगा हर्ट्ज तक, आई होप यू अंडरस्टैंड, 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1000 मेगा हर्ट्ज की बात होगी। इसके बीच में जो कुछ भी है वो सब के सब रेडियो वेव्स कहलाती हैं। एक बात और ध्यान से समझने की जरूरत है कि जैसे ये रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स इंफ्रारेड्स कहते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि जो रेडियो वेव्स हैं वो सिर्फ रेडियो वेव्स है, वो माइक्रोवेव्स नहीं है। ये ना ओवरलैप होती हैं, यानी कि रेडियो वेव्स का जो रेंज होगा, उस रेंज का जो एक्सट्रीम होएगा, जिधर फ्रीक्वेंसी बढ़ता हुआ उधर से फिर माइक्रोवेव स्टार्ट होएगा, मतलब बीच से ही कहीं पे ओवरलैपिंग होता है ये सब कुछ। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके, ये बात ध्यान से सुनने लायक है। आप क्रिस्टल क्लियर होकर के ये नहीं बता सकते कि यहाँ से इतना फ्रीक्वेंसी और इतने से इतने लंबे के बीच को हम लोग ये कहेंगे रेडियो वेव कहेंगे या माइक्रोवेव कहेंगे। ओवरलैपिंग होता है। आपकी बुक में एक टेबल बना के दिखाया गया है। उसमें ओवरलैपिंग दिखाई रखी गई है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चूज करने वाले हैं उसको ला करके यहाँ पे रखा है ताकि आप उसको याद कर सकें। तो रेडियो वेव का रेंज कितना आप मानेंगे? 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज तक। इसके हिसाब से अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो 10 हर्ट्ज से लेकर के 1000 मेगा हर्ट्ज तक। तो ये 10 हर्ट्ज 1 मीटर की उम्मीद करें। सो आइडिया इज दैट कि आप इसको तो भूल जाइए, दिस इज नॉट बीइंग एक्चुअली यूज्ड, ये हमारा चीज है, इस पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 500 किलो हर्ट्ज टू 1000 मेगा हर्ट्ज के बीच में रेडियो वेव्स होती हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स जो होती हैं, जो एम रेडियो वेव्स होती हैं, उनका फ्रीक्वेंसी प्रिसाइजली 530 किलोहर्ट्ज टू 1710 किलोहर्ट्ज के बीच में होता है। 530 किलोहर्ट्ज, ये देख रहे हैं 530 किलोहर्ट्ज, तो अगर मैं इसको 0.53 कर जीरो कर दूं तो ये 10 का पावर 6 आ जाएगा। और ये 1710 किलोहर्ट्ज है, तो अगर मैं इसको 0.1710 कर दूं तो ये 10 का पावर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10 टू द पावर 7 टू 10 टू द पावर 7 हर्ट्ज के बीच में होता है। और यहाँ पे ये बड़ा स्पेसिफिक तरीके से दे रखा है कि भाई देखो 530 किलो हर्ट्ज से लेके 1710 किलो हर्ट्ज के बीच में जो रेडियो वेव्स होती हैं उनको हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स कहते हैं, एम रेडियो वेव्स कहते हैं। और उस केस में जो वेवलेंथ होता है 10 स्क्वायर, यानी कि 100 मीटर से लेकर के कितने, 100 मीटर से लेकर के हाउ मच यू आर टेकिंग, 10 का पावर 3। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? 10 का पावर 3 आप देख रहे हैं। लॉन्ग रेडियो वेव में भी वेवलेंथ कितना था? 10 का पावर 3 था, यस। और यानी कि लॉन्ग रेडियो वेव, और यहाँ भी देख रहे हैं 10 हर्ट्ज से 10 टू द पावर 6 लिखा हुआ है। सो समहाउ इसका कुछ पोर्शन से लेकर के, यानी कि दिस टू लेकर के, और इससे फिर छोटा वेवलेंथ की बात करें, यानी कि 10 का पावर 3 वाला भी इसमें शामिल है रेडियो, यानी कि लॉन्ग रेडियो वेव का बिल्कुल एक्सट्रीम, लॉन्ग रेडियो वेव का जो एक्सट्रीम है वहां से ए में स्टार्ट हुआ है 10 का पावर 3 टू 10 का पावर। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, हमारा ये हमारा ये, 1 मिनट बच, चलो चलो यहाँ पे एक एरर है, ये 10 टू द पावर 0.1 मीटर नहीं है, ये 10 टू द पावर 7 है। व्हाट इज दैट? 10 टू द पावर 7 मीटर। सो 10 टू द पावर 7 मीटर से ये इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट। आई मीन 10 टू द पावर 7, यानी कि लॉन्ग रेडियो वेव से 10 टू द पावर 7 से लेके 10 का पावर 3 मीटर के बीच में। तो यहाँ पे जो डिस्कस किया वो जिस कॉन्टेक्स्ट में था वो सही था, बट यहाँ पे ये आप ध्यान रखिए, ये 10 का पावर 7 मीटर से लेकर के, और बल्कि 10 का पावर 7 क्या, 10 मतलब और भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 10 का पावर 7 मीटर से लेकर 10 का पावर 3 मीटर के बीच का जो है ये वेवलेंथ है। और इस केस में हमारी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज टू लेके 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज के बीच में आ रही है। तो दीज आर लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो जब हम रेडियो वेव्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें मालूम है कि ये 500 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1000 मेगा हर्ट्ज वाली जो बात है, इसके बीच में जो वेव्स हैं इनको हम लोग प्रॉपर रेडियो वेव्स कहते हैं, इनको हम लोग यूज करते हैं। और ये पहले मैं बता चुका हूँ कि इसकी वैल्यू, यानी कि जो एम रेडियो वेव की जो रेंज है, आप देख रहे हैं 10 का पावर 6 से लेकर 10 टू द पावर 7 हर्ट्ज तक बताया जा रहा है। और इसके इसका वेवलेंथ दे रखा है, यानी कि 100 मीटर से लेकर के 100 मीटर, यानी कि देखो एक एक 1000 मीटर टू लेकर के 100 मीटर के बीच का जो रेंज है, दैट इज कॉल्ड एम रेडियो वेव्स। और प्रिसाइजली स्पेसिंग 530 किलो हर्ट्ज टू लेके 1710 किलो हर्ट्ज है।
तो इसमें समझने वाली बात क्या है, आपसे कभी कभी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई एक वेव है जिसका वेवलेंथ इतने के बराबर है, पहचान करो कि ये वेव जो है रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, टेलीविजन वेव है, क्या है। आई मीन उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, इंफ्रा है, विजिबल है। तो ये रेंज आपको याद रहेगा तभी आप बता पाओगे। और साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि वेव ऑफ दिस मच वेवलेंथ हैज टू बी प्रिडिक्टेड दैट कि ये कौन से तरीके का वेव है और ये कैसे प्रोड्यूस किया गया होगा, यानी कि उसका प्रोडक्शन का तरीका क्या होगा। दीज आर द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, राइट। तो इसलिए आपको रेंज याद रखना पड़ता है। 1 मार्क क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो उसके लेकर के बहुत डीप पढ़ना पड़ता है। सो दिस इंफॉर्मेशन इज क्लियर। आई सेड दैट 100 मीटर से लेकर के 1000 मीटर के बीच में जो वेव लेंथ होती हैं उनको हम लोग एम रेडियो वेव्स कहते हैं, और उसमें फ्रीक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज टू 10�7 हर्ट्ज की बात हो रही है। 500 किलो हर्ट्ज को अगर आप देखो तो क्या लिखोगे, 0.5 इंटू 10⁶ लिख सकते हैं। तो 10⁶ हो गया। 1000 मेगा हर्ट्ज है, तो आप अगर इसको लिखेंगे तो ये 10⁻³ और 10⁶ यानी कि 0.1 इंटू 10�7 हर्ट्ज जाएगा। So this is how we are saying 10⁶ to 10�7 हर्ट्ज के बीच में ये हमारे पास you can understand 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज की बात हो रही है, ये 10�7 हर्ट्ज है। 1000 मेगा हर्ट्ज मतलब इसको इंक्लूड करते हुए कहा जा रहा है। सो ये क्या है, हमारे पास 500 किलो हर्ट्ज से लेकर के ऑलमोस्ट 1000 किलो हर्ट्ज और 1500 किलो हर्ट्ज के बीच की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे प्रिसाइजली लिखा हुआ है 530 किलो हर्ट्ज से लेके 1710 किलो हर्ट्ज के बीच में। नाउ जो टेलीविजन वेव एंड एफएम रेडियो वेव होती हैं वो इससे छोटी वेवलेंथ होती हैं और इससे हायर फ्रीक्वेंसी होती है। इससे ये छोटी वेवलेंथ होती है और हायर फ्रीक्वेंसी होती है, इनके पास एनर्जी ज्यादा होता है। तो इनका रेंज जो है टेलीविजन एंड एफएम रेडियो का वो 10⁻7 से 10�9 के बीच है। अब आपको ये बताना चाहूंगा कि शॉर्ट रेडियो वेव्स जिसको कहते हैं, जहाँ पे एम खत्म होता है, यानी कि शॉर्टर वेव का रेंज स्टार्ट होगा समवेयर लाइक यहाँ से, और यहाँ से लेकर के ये पूरा शॉर्टर वेव है। शॉर्टर रेडियो वेव के पार्ट को हम टेलीविजन एंड एफएम रेडियो वेव कहते हैं। देख रहे हैं आप, शॉर्टर रेडियो वेव पे देखें 10⁻7 से 10⁻12 है। इसके अंदर का एक पार्ट है, यानी कि शॉर्टर रेडियो वेव का एक पोर्शन, स्टार्टिंग का पोर्शन जो है वो टेलीविजन एंड एफएम रेडियो कहलाता है, और शॉर्टर वेव का जो दूसरा किनारा है वो माइक्रोवेव की तरफ चला जाता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये शॉर्टर वेव है, सपोज करो ये शॉर्टर वेव का रेंज है, शॉर्टर वेव का रेंज है, शॉर्ट रेडियो वेव का वेव, शॉर्ट रेडियो वेव का, तो इसका स्टार्टिंग का जो ये पार्ट है ये टेलीविजन और टीवी और एफएम के में यूज हो जाएगा, टीवी और एफएम में यूज हो जाता है, राइट। और जो ये वाला पोजीशन है इसको हम लोग माइक्रोवेव में भी इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो शॉर्ट रेडियो वेव्स क्या होती है, 10⁻7 से लेकर के 10⁻12 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। और लेमडा देख रहे हैं 100 मीटर से लेकर के, ये देख रहे हैं 100 मीटर से 1 मीटर के बीच में, और ये 100 मीटर से कहाँ चला जा रहा है, 10⁻⁻4 मीटर। सो यू कैन अंडरस्टैंड 0.1 मिलीमीटर तक की बात हो रही है, यानी कि दिस इज अ वेरी स्मॉल, यानी कि 100 से लेकर के, और 100 से लेकर के इफ आई से 100 मीटर टू हाउ मच, 0.1 मिलीमीटर, देख रहे हैं इसके बीच में जो है ये सब के सब क्या कहलाएंगे भाई, दिस इज, ये शॉर्ट रेडियो वेव कहलाएगा, दिस इज शॉर्ट रेडियो वेव। और इसी का शॉर्ट रेडियो वेव का एक पोर्शन हमने जो 100 से 1 के बीच में है, या 10⁻7 से 10⁹ मेगा हर्ट्ज का है, इसको हम लोग टेलीविजन एंड एफएम में रेडियो वेव कहते हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा और प्रिसाइजली देखो, 54 मेगा हर्ट्ज से 890 मेगा हर्ट्ज, यानी कि जो टीवी वेव के अंदर एफएम होता है, देखो जरा से 54 मेगा हर्ट्ज से लेके 890 मेगा हर्ट्ज, इसको हम लोग टेलीविजन वेव्स कहते हैं। और इसके अंदर एक स्मॉलर जो ब्रैकेट है 88 मेगा हर्ट्ज से लेके 108 मेगा हर्ट्ज तक, दिस इज कॉल्ड एफएम। तो आपने जितना भी एफएम चैनल सुनते हो आप, 92.7 मेगा हर्ट्ज या रेड एफएम और समथिंग लाइक दैट, तो ये जितना भी आप सुनते हो वो इसी रेंज के अंदर होती हैं, ये एफएम का फ्रीक्वेंसी। इज दैट ओके ना। अब अगर आपके मन में सवाल है कि ऐसा क्यों है कि सर एफएम के लिए ये यूज किया गया, टेलीविजन के लिए ये यूज किया गया, तो इसके पीछे सिर्फ ये रीजन है कि हम एफएम चैनल से, और जो एफएम चैनल है या जो टेलीविजन वेव है, इससे हम इंफॉर्मेशन दूर दूर तक ब्रॉडकास्ट करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं। तो इतना दूर तक ट्रेवल कराने के लिए हमें कोई
मीडियम चूज करना पड़ेगा जिसके थ्रू ये वेव प्रोपेगेट कर सके। एंड जनरली वी यूज स्काई वेव प्रोपेगेशन, व्हाट वी यूज स्काई वेव प्रोपगेशन और सैटेलाइट वेव प्रोपगेशन। तो उस केस में इतना दूर तक वेव को पहुंचाने में उसकी एनर्जी कम ना हो जाए, इसलिए थोड़ा हायर फ्रीक्वेंसी लेना पड़ता है, तो इसलिए इनसे ये हायर फ्रीक्वेंसी लिया जाता है। एंड ये शॉर्ट रेडियो वेव्स तो जनरली इट इज यूज फॉर लाइक स्पेस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो वहां पे फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि समथिंग लाइक दैट। ये टीवी और एफएम से और इसके बीच का कुछ हम लोग यूज कर लेते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो 10⁻7 टू 10⁻12 का रेंज है शॉर्ट रेडियो वेव्स का। इसका इनिशियल वाला 10⁻7 टू 10⁻9 एफएम है। और इसमें देख रहे हैं ये 100 से लेकर के 0.1 के बीच में, लेकिन 100 टू 1 मीटर के बीच का ये हमारा एफएम इसके अंदर आता है। और अगर आप टीबी और एफएम का याद रखना चाहे तो यहाँ से याद कर सकते हैं। ये ध्यान रखना कि जितनी भी रेडिएशन होती हैं जिनका फ्रीक्वेंसी 54 मेगाहर्ट्ज यानी कि इससे ऊपर है, वो सब के सब शॉर्ट रेडियो वेव में आती हैं, शॉर्ट रेडियो वेव में। लेकिन ये कहाँ जाके खत्म होगा भाई, वेयर दिस इज गोइंग टू ओवर, लाइक वी आर सेइंग 10⁻12 हर्ट्ज जहाँ पे ये खत्म होता है, यानी कि ये जो शॉर्ट रेडियो वेव का रेंज है 1000 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या हुआ है, ये 10⁻6 है और ये 10⁻3, ये 10⁻9 हो गया। तो आपने देखा कि इसके जो शॉर्ट रेडियो वेव्स होती हैं 10⁻7 टू 10⁻9, जो ये यूज किया आपने 500 किलो हर्ट्ज से लेके एएम और टीवी और एफएम, ये जो यूज किया 1000 मेगा हर्ट्ज जिसको हम कह रहे हैं, वो यहीं पे खत्म हो रहा है, यहीं पे खत्म हो रहा है। और जो 1000 मेगा हर्ट्ज से भी ऊपर है, तो जैसे मान लिया जाए कि आप अपनी कंट्री में रह करके सपोज कर लो किसी रेडियो आप रेडियो ईरान सुनना चाहते हैं, रेडियो जापान सुनना चाहते हैं, तो वो कंट्री से जो रेडिएशन आपको पास आती है वो हाई फ्रीक्वेंसी के थ्रू निकल करके आती है, वो शॉर्ट वेव वन एंड शॉर्ट वेव टू होती हैं। तो उसके लिए बात कही जा रही है। तो जनरली जो रेडियो वेव्स की बात करें 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1000 मेगा हर्ट्ज कहा जा रहा है। सो इट इज टेकिंग दिस पार्ट, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है। इट इज टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, जस्ट ए मिनट। इट इज टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन की, ये हटा दो यहाँ से। एंड वी आर सेइंग कि ये हमारा सीन है 500 टू दिस लाइक ये पोर्शन, ठीक है, यहाँ तक की बात हुई। सो ये हमारे लिए सिचुएशन है, ये 500 किलो हर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज में एम और ये आ जाएगा। और इसी को हम लोग कंसिडर करते हैं शॉर्ट वेव के रेंजेस आपको बता दिए गए। जब रेडियो जापान, रेडियो ईरान, रेडियो इराक अगर आप सुनना चाहेंगे तो भाई वहां से जो रेडिएशन आती हैं वो शॉर्ट वेव वन, शॉर्ट वेव टू ऐसे करके आती हैं। शॉर्ट वेव वन, शॉर्ट वेव टू करने का मतलब कि जैसे ये शॉर्ट वेव वन हो गया, आई मीन ये टेलीविजन और एफएम का पार्ट हो गया, फिर यहाँ पे शॉर्ट वेव वन होगा या शॉर्ट वेव टू होगा, समथिंग लाइक दैट। इन रेडिएशन को हम लोग यूज करते हैं। कुल मिलाकर के बात सीधी सी ये है, आपको याद करने वाली बात है, वह एम इतने के बीच में है और एफएम इतने के बीच में है, टेलीविजन इतने के बीच में है, यहाँ से यहाँ तक जो होती हैं वो क्या है, वो रेडियो वेव्स कहलाएंगी। शॉर्ट वेव का ये रेंज है, एनी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन दिस विल कम इनटू शॉर्टर वेव टिल दिस 10⁻12 मेगा हर्ट्ज तक। आई होप यू गॉट इट। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, तो 10⁻6 मेगा हर्ट्ज, 10⁻6 मेगा हर्ट्ज कह देंगे, या हम उसको 10⁻3 गीगा हर्ट्ज कह सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट। इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, तो एंटीना जो होता है, राइट, एंटीना के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके या डिसेलरेट करके ये वेव्स पैदा की जाती हैं और उन्हीं के थ्रू रिसीव भी की जाती है। तो हम लोग एंटीना या एरियल जिसको कहते हैं, तो प्रोडक्शन किसका होता है, प्रोडक्शन होता है ड्यू टू एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटीना और एरियल। ठीक है जी। सो एक डाइपोल एंटीना होता है, डाइपोल एंटीना होता है, डाइपोल एंटीना में हाँ, डाइपोल एंटीना का फंक्शन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे हम वोल्टेज सप्लाई करके और इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करा करके और रिटार्ड करा करके हम लोग वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं ऑफ सच फ्रीक्वेंसी। इज दैट ओके नाउ? और उसी एंटीना को हम लोग छोड़ देते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आजू बाजू में है, आपको ये एल, हम लोगों ने सिलेक्टर सर्किट पढ़ा रखा है आपको, ऑल्टरनेटिंग
ऑल्टरनेटिव करंट के अंदर, ट्यूनिंग के अंदर सिलेक्टर सर्किट के बारे में बता दिया है। तो सिलेक्टर सर्किट का इस्तेमाल करके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटीना ने रिसीव किया, वो एंटीना, वो जो रिसीव किया वो एक तरीके से इनपुट वोल्टेज है, और उस वोल्टेज के थ्रू फिर हम लोग इसको रिसीव करते हैं। सो डिटेक्शन और रिसीविंग की बात करें तो रिसीविंग एंटीना से होता है, उसमें भी फंक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन डिसएलरेशन से होगी, और यहाँ पे भी यही होगा। सो आपको ये याद रखना है कि रेडियो वेव को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग एंटीना का मदद लेते हैं या एरियल का मदद लेते हैं, और उस एरियल और एंटीना में प्रोड्यूस करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए उसमें वोल्टेज सप्लाई किया जाता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन डिसएलरेशन होता रहता है। ऑसिलेशन के दौरान एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों होता है। तो उसको करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, और उसी एंटीना से हम लोग रिसीव भी करते हैं। अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एक बड़ी खास रोचक बात बताई गई है कि भाई एक रेडियो है, ध्यान से सुनना, कि एक रेडियो सपोज कर लो, और उस रेडियो को हमने, उसका जो एंटीना है कुछ इस तरीके से रखा हुआ, यस, और एक रेडियो है जो जिसके अंदर एंटीना आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और उसके अंदर का एंटीना अंदर फिक्स होता है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो एक रेडियो जिसके एंटीना वर्टिकल रख करके आप इस रेडियो को यूज करते हो, यानी कि अगर इसका एंटीना आपने वर्टिकल खड़ा किया तब तो ये काम करेगा, और अगर इसको वर्टिकल से हटा करके थोड़ा ऐसे कर दो, यानी कि इस डिग्री पे लेके आ जाओ, ऐसे लेके आ जाओ, तो ये कम इनपुट मिलता है इसको, और फिर वो जैगिंग क्रैकिंग साउंड आने लगता है, और अगर इसको 90 डिग्री पे रख दोगे तो बिल्कुल वो काम करना बंद कर देता है। तो दिस इज वाई, यानी कि अगर किसी रेडियो सेट के साथ जो एंटीना लगा हुआ है जिसको हम वर्टिकल खड़ा करके करते हैं तो वो रिसीव करता है, तो इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है ना यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को रिसीव करके, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को रिसीव करके, ये जो बातें बता रहा हूँ इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए ये बात बताई जा रही है कि रेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को वो रिसीव करके फंक्शन करता है। और अगर हम उसको 90 डिग्री कर देते हैं तो चूंकि ये एंटीना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रिसीव करने के लिए बना है, तो अगर आपने उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आता होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिसीव करने के लायक है, तो फिर उस केस में ये फंक्शन नहीं करेगा। और जिन रेडियो सेट के अंदर जो एंटीना हॉरिजॉन्टली अंदर ही फिटेड होते हैं, सो वी बिलीव दैट कि जो उनका एंटीना है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिसीव करने के लिए बना है, और वो हॉरिजॉन्टल रख करके उसके मैग्नेटिक फील्ड को रिसीव कर लेता है, और इस तरीके से वो फंक्शन करता है। लेकिन अगर आपने इसको वर्टिकल कर दिया तो अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिसीव करने के लायक तो है नहीं, तो अब उस केस में ये फिर क्या करेगा, दिस विल नॉट फंक्शन। तो अगर किसी रेडियो सेट के अंदर वर्टिकल टाइप ऑफ एंटीना लगा हुआ है, तो उससे पूछा जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिसीव करेगा या मैग्नेटिक फील्ड रिसीव किए करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का करके रिसीव करता है, और अगर उस एंटीना को आपने 90 डिग्री पे कर दिया तो फिर वो काम करना बंद कर देता है। इससे रिलेटेड एक फेनोमेनन है, हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट पोलराइजेशन, और दैट वी विल स्टडी इन इन वेव ऑप्टिक्स, वहां पे जाके ये बात करेगी। तो ये जो बातें आपको बताई गई यहाँ पे इस छोटे से फिगर के रेफरेंस में, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। सो रेडियो वेव के बारे में हमने बात कर ली, और हमने देख लिया कि शॉर्टर वेव का एक इनिशियल जो है वो टीवी और एफएम है, और ये वाला माइक्रोवेव है, और इसके बीच में हम लोग शॉर्ट वेव वन शॉर्ट वेव टू इस्तेमाल करते हैं। सो अब हम लोग माइक्रोवेव की तरफ चलेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेंगी। सो लेट्स गो फॉर दिस माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव की अगर हम बात करें, सो वी वी शुड नो दैट कि भाई माइक्रोवेव की जब हम बात करते हैं वो 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 1000 गीगाहर्ट्ज के बीच में। नाउ लुक एट दिस हियर, यहाँ पे 10 का पावर 12 है, तो 10 का पावर 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ये 10 का पावर 7 है, देख रहे हैं आप, 10 का पावर 7 है, और ये 10 का पावर 12 है। तो 10 टू दी और ये शॉर्ट वेव का है, तो शॉर्ट वेव का जो ये 10 का पावर 12 है, ये है कितना, तो यानी कि हम उसको 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 9 लिख सकते हैं, तो 10 का पावर 3 मतलब 1000 गीगा हर्ट्ज कह देंगे। यानी कि ये बाउंड्री है माइक्रोवेव की, शॉर्ट वेव का जो ये वर्जन है, ये माइक्रोवेव की बाउंड्री। और थोड़ा बीच में पहले से स्टार्ट होता है, नहीं कि यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये 1 गीगा हर्ट्ज है, 1 गीगा हर्ट्ज मतलब 10 टू द पावर 9, और यहाँ पे खत्म हुआ मतलब 10 टू द पावर 12। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग दैट कि 1 गीगा हर्ट्ज यानी कि 10 टू द पावर 9 टू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज के बीच में जो होता है, इसको हम माइक्रोवेव्स कहते हैं। एंड इनका लेमडा बहुत छोटा हो जाएगा। आप देखिए 10 टू द पावर -3 मीटर और 10 टू द पावर -1 मीटर। आप वैसे भी निकाल सकते थे भाई, लाइक अगर आपको फ्रीक्वेंसी मालूम है तो लाइक
सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा। अगर आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी भी याद है तो लेमडा निकाल सकते हैं, लाइक सी अपॉन न्यू कर दिया, या 3 × 10⁻8, और आपने सपोज कर लो 10⁻9 रख दिया यहाँ पे, तो ये सॉल्व होकर के क्या है 3 × 10⁻−1। यस, तो इसका मतलब कि ये 0.3 मीटर की बात हो रही है। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट कि 0.10⁻⁻1 यानी कि 0.1 मीटर से ये छोटा होता है, 0.1 मीटर से छोटा होता है, और 10⁻³ मीटर मतलब 1 मिलीमीटर से क्या होगा, बड़ा होगा। इसके बीच में यानी कि लेमडा छोटा हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इसको हम लोग माइक्रोवेव कहते हैं। और ये माइक्रोवेव होता है कि पार्ट ऑफ शॉर्ट रेडियो वेव्स होते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? यस। अब ये जो माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनको कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो अभी आपने बोला कि जो रेडियो वेव्स होती हैं, जो 500 से 1000 किलोहर्ट्ज के बीच में होती हैं, यानी कि ये वाला जो है, इसको तो आपने एंटीना के अंदर आपने यूज कर लिया। जो शॉर्ट रेडियो वेव्स होती हैं, जिसका जो ये बाउंड्री है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास तरीका कुछ और है क्या? मतलब अब अगर पूछे कि क्या ऑल शॉर्ट रेडियो वेव्स, आई मीन शॉर्ट रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस एक्सेलरेटेड और दिस, तो वी डोंट प्रीफर दिस, क्योंकि शॉर्ट रेडियो वेव्स का कुछ पोर्शन तो इससे प्रूव हो जाएगा, बट जो कॉर्नर वाला है, जो बिल्कुल हायर फ्रीक्वेंसी जोन है इसका शॉर्ट वेव का, जिसको हम माइक्रोवेव कहते हैं, वो इस मेथड से प्रोड्यूस नहीं होता। और उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज स्पेशल वैक्यूम ट्यूब यूज होती है, स्पेशल वैक्यूम ट्यूब होती हैं, और इन वैक्यूम ट्यूब्स में ये प्रोड्यूस किया जाता है। और इन वैक्यूम ट्यूब्स जिसमें ये प्रोड्यूस किया जाता है, उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज क्लाइस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स। मतलब इनमें से कोई भी, ये भी इस्तेमाल हो सकता है, ये भी इस्तेमाल हो सकता है, ये भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इन वैक्यूम ट्यूब्स के मदद से हम लोग माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करते हैं। कुल मिलाकर के बात वहां पे भी यही होएगी कि आपको इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट और इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट ही कराना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट ही कराना पड़ेगा, और एसएचएम कराना पड़ेगा, और हाई फ्रीक्वेंसी पे कराना पड़ेगा। सो वैक्यूम ट्यूब के अंदर भी हम यही मेथड इस्तेमाल करेंगे, इस तरह का ना, स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स में। दिस इज व्हाट वी डू इट। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट कि ये किस काम में यूज होता है, ये किस काम में माइक्रोवेव यूज होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो ये है माइक्रोवेव का, कि हम लोग अपने जो रडार्स होते हैं, जैसे सपोज कर लो एक एयरक्राफ्ट, पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, या बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट है, समथिंग लाइक दैट। इन सब के जो नेविगेशंस होते हैं, यानी कि जब ये एयर में एक स्टेशन से टेक ऑफ करते हैं और दूसरे स्टेशन के बीच में जा रहे होते हैं, तो उनका जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, तो यानी कि कौन सा विमान कहाँ पे है और कौन सी पोजीशन उसकी है, तो वो सब कुछ क्या हुआ, रडार के थ्रू इंफॉर्मेशन आई जाती हैं, एक्सचेंज की जाती हैं। रेडिएशन भेजा जाता है, फिर वो रेडिएशन उससे टकरा करके वो रिफ्लेक्ट करके आता है, उसके थ्रू हम लोग पता करते हैं कि भाई उसकी पोजीशन क्या है। सो मतलब कोई भी एक एयरक्राफ्ट जा रहा है, तो वो अपने से रेडिएशंस भेजेगा, और वो रेडिएशंस जो जो भी एयर एटीसी, जिसको हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं, वो सब अपने रडार्स पे उन रेडिएशंस को रिसीव करके, और वो अंदाजा लगा लेते हैं कि ओके, ये वाला एयरक्राफ्ट इस लोकेशन में है, इस पोजीशन पे है। तो ये जो माइक्रोवेव्स हैं, वी यूज इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन रडार सिस्टम, ये इस काम में यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट वेव है, हाई फ्रीक्वेंसी है। सो दिस ट्रेवल, हाई फ्रीक्वेंसी है, तो ये मतलब इसके डिफ्रैक्शंस, मैं अभी डिफ्रैक्शन पे कमेंट नहीं करूंगा, वरना टॉपिक दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। डिफ्रैक्शन हमें पढ़ना है तो हम लोग वहाँ बात करेंगे। तो फिलहाल पॉइंट ये है कि हम लोग एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज करते हैं इस माइक्रोवेव के, माइक्रोवेव जो माइक्रोवेव्स होती हैं, यानी कि शॉर्ट वेव्स, जो शॉर्ट रेडियो वेव्स होती हैं, उनको हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ हमें ये भी पता है कि ये माइक्रोवेव ओवन्स में इस्तेमाल होता है। तो माइक्रोवेव ओवन जो होता है, इसमें ये कैसे फंक्शन करता है, हाउ डज इट फंक्शन देयर। तो आपको मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा, माइक्रोवेव में हर बर्तन तो हम लोग इस्तेमाल करते नहीं, वी डोंट यूज एवरी मेटालिक, मेटालिक तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, वी डोंट यूज मेटालिक हियर। ये दो तीन बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वी डोंट यूज मेटालिक, डोंट यूज मेटालिक अटेंसिल्स, राइट, अटेंसिल्स। हम लोग मेटालिक अटेंसिल तो इसमें यूज करते नहीं है। फिर हम लोग क्या करते हैं, पोर्सलिन का बना हुआ मटेरियल, जो कि पोर्सलिन का बना हुआ मटेरियल को यूज करते हैं हम लोग।
और वो क्या होता है, आई मीन दिस इज समहाउ, ये जो पोर्सलिन वाले जो मटेरियल है, ये हीट का काफी बड़ा इंसुलेटर है। दे आर दे आर नॉट इजीली हीटेड अप। इनको आप गर्म करना चाहोगे तो बहुत ज्यादा जल्दी गर्म नहीं होंगे। तो ऐसे दिस इज, ये पोर्सलिन का बना होता है। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस इज पोर्सलिन, दिस इज PORCLAIN। पोर्सलिन का बना होता है। वी डोंट यूज मेटेलिक यूटेंसिल्स, व्हाट वी यूज पोर्सलिन मटेरियल से बने हुए यूज होते हैं। ये पोर्सलिन क्या चीज होता है? ये पोर्सलिन एक तरीके के, दो तरीके की मिट्टी को बना के बनाई जाती है। एक होता है चाइना क्ले, होता है चाइना क्ले, राइट, सिल्केट टाइप का मटेरियल होता है जिससे कि इसको प्लास्टिसिटी मिलती है। और दूसरी बात की हार्डनेस के लिए हम लोग पुटेंसी यूज करते हैं। ये पॉटरी स्टोन जिसको हम कहते हैं, पॉटरी स्टोन्स, यानी कि जिस मिट्टी को इस्तेमाल करके हम लोग मजबूती लेके आते हैं। कोई कोई भी अगर घड़ा बनाया जाता है, मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, उसको हम पॉटरी स्टोन्स कहते हैं। सो पोर्सलिन इज मेड ऑफ दिस टू मटेरियल्स, एंड इन मटेरियल से जो बना हुआ टेंसिल होता है वो बहुत जल्दी हीट, आई मीन वो हीट हीट में अगर उसको डालो, आई मीन उसके ऊपर रेडिएशन डालो तो वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होता, वो हीट को बहुत जल्दी रिसीव नहीं करता है। मतलब इमेंस अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने के बाद थोड़ा बहुत गर्म हो पाया तो हो पाया, अदरवाइज उसका ऑलमोस्ट हीट कंडक्टिविटी निग्लेजिबल है। फिर गर्म कैसे होता है ये सर? तो मान लिया जाए कि इस तरीके के बाउल में, पोर्सलिन से बना हुआ मटेरियल में, हमने कोई फूड एलिमेंट, फूड आइटम रख दिया और इसके ऊपर हम रेडिएशन डालते हैं, इसके ऊपर हम रेडिएशन डालते हैं, लेट्स टॉक अबाउट लाइक दिस, इसके ऊपर हम रेडिएशन डालते हैं। तो जब वो रेडिएशन वो सीधे सीधे फूड आइटम के ऊपर पड़ती है, कौन सी रेडिएशन है? ये माइक्रोवेव्स। और ये जो माइक्रोवेव वेव जब इसके ऊपर पड़ती हैं, इन रेडिएशंस के ऊपर, माइक्रोवेव रेडिएशन जब इन फूड आइटम्स के ऊपर पड़ती है, तो ये जो फूड आइटम्स हैं, लाइक वट एवर इट इज, इट हैज सम वाटरी एलिमेंट। इस इनके अंदर वाटर होते हैं, वाटर एलिमेंट्स होते हैं। और इन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 3 गीगा हर्ट्ज पे, 3 गीगा हर्ट्ज पे, दैट इज 3 × 10⁹ पे वाटर मॉलिक्यूल को अगर रेडिएशन दिया जाए, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगेगा और फिर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी फूड आइटम है, उस फूड आइटम पे जब हम रेडिएशन डालते हैं माइक्रो ओवन में, माइक्रो ओवन के अंदर ये वाली रेडिएशन डाली जाती है। देख रहे हैं ना, 1 गीगा हर्ट्ज टू लेके 1000 गीगा हर्ट्ज, यानी कि 2 3 4 गीगा हर्ट्ज की जब रेडिएशन इसमें डाली जाती हैं, तो जो फूड आइटम इसमें डाली गई है, उनके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स इन हीट को एब्जॉर्ब करके एंड फिर वो क्या हो जाते हैं, वो गर्म करने लगते हैं। और उनकी गर्मी से ये पूरा का पूरा फूड आइटम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। सो इन रेडिएशन से वाटर मॉलिक्यूल जो कि 3 × 10⁹ हर्ट्ज पे वो वाइब्रेट करता है, और उस उसकी वाइब्रेशन से मतलब जो एनर्जी ट्रांसमिट हुई, कि वो रेडिएशन से एनर्जी लिया, और रेडिएशन से एनर्जी लेने के बाद वो इमीडिएटली क्या हुआ, मतलब उसका टेम्परेचर, रेडिएशन से एनर्जी लिया, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इतनी थी कि वो जो एनर्जी देगा उससे उसके वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करने के बाद फिर वो एनर्जी अपने नेबरिंग आइटम्स को, यानी कि नेबरिंग फूड, लेट जैसे पोटैटो के साथ जो वाटर है या किसी चीज के साथ तो वाटर है, तो वाटर और पोटैटो का जो पार्टिकल है, तो वो फूड आइटम को अपनी एनर्जी देना स्टार्ट करता है, और इस तरीके से वो क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है। सो माइक्रोवेव्स के बारे में जो हमें समझना था, वो याद करने लायक चीजें क्या? इट इज 1 गीगा हर्ट्ज टू 1000 गीगा हर्ट्ज, विच इज पार्ट ऑफ अ शॉर्ट रेडियो वेव्स। एंड भाई आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 0.1 मीटर से लेके 0.1 मीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर तक, 1 मिलीमीटर तक, देख रहे हैं आप, 1 मिलीमीटर के बीच का जो रेंज है, ये वेवलेंथ है, ये फ्रीक्वेंसी है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, और उनको हम लोग क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स कहते हैं। ये एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम में यूज होता है, या माइक्रोवेव ओवंस में इस्तेमाल होता है। दिस इज अबाउट माइक्रोवेव। नाउ लेट्स गो फॉर इंफ्रारेड वेव्स। तो इंफ्रारेड वेव को हम लोग क्या कहते हैं? हीट वेव्स के नाम से जानते हैं, नोन एज हीट वेव्स ऑल्सो। ठीक है, जैसे हम लोग सनलाइट रेडिएशंस लेते हैं और उस रेडिएशंस को लेकर के हमारे बॉडी में जो वार्मथ आता है, तो जो रेडिएशंस के अंदर जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उनको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या विजिबल रेडिएशंस का कुछ स्टार्टिंग का पार्ट कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, कि उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके हम लोग
हीट प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल यहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स की बात हो रही है। सो वी आर सेइंग दैट कि इंफ्रारेड वेव्स की बात जब हम करेंगे, सो आपने यहाँ पे 1 मिलीमीटर तक पहुंच गया, 0.1 से 1 मिलीमीटर तक पहुंच गया। अब 1 मिलीमीटर से भी छोटी वेवलेंथ, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ, इससे भी छोटी की बात हो रही है और हायर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। यहाँ पे 1 गीगाहर्ट्ज टू 10 टू द पावर, सॉरी 1 गीगाहर्ट्ज टू 1000 गीगाहर्ट्ज तक चले गए। यानी कि अब विजुअल रेडिएशन की बात करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी इससे भी ज्यादा होगी। सो समहाउ जैसे ये 1 mm लेमडा से लेकर के 7 नैनोमीटर, यानी कि ये है क्या, 0.1 mm, यानी कि 0.1 mm है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 1 mm। सो 1 mm से लेकर के, यानी कि 10 का पावर -3 मीटर से लेकर के, और ये कहाँ तक हुआ, 700 नैनोमीटर। तो यू कैन अंडरस्टैंड 700 इंटू 10 का पावर -9, सो दिस कम्स आउट 0.7 इंटू 10 का पावर -6, दिस मच मीटर। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितनी छोटी वेव की बात हो रही है, मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल वेव। और जब वेव बहुत छोटी होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत जल्दी जल्दी वेव आकर के इंसिडेंट करेंगे, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, वहाँ एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट। सो इंफ्रारेड वेव्स का मतलब हीट वेव्स कह लेते हैं हम लोग इसको। इसका रेंज ये होता है। आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, वेरी इजीली यू कैन फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। हाउ? तो देखो जी, 10 का पावर वन 1 mm है, दैट इज 10 का पावर -3 mm। तो अब अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 3 इंटू 10 का पावर 8 एंड अपॉन लेमडा करेंगे। लेमडा 10 का पावर -3 कर दिया, तो ये क्या हो गया, 3 इंटू 10 का पावर 11, यानी कि ये 10 का पावर 11 ऑर्डर से निकला। 10 का पावर 11 से, 10 का पावर 11 हर्ट्ज से लेकर के, आई होप यू गॉट इट। 3 इंटू 10 का पावर 8 है, और ये 10 का पावर-3 मीटर आपने यूज कर लिया। तो दिस गोज अप 10 का पावर 11, ऑलमोस्ट ये 10 का पावर 12 मान के चलेंगे, तो ये 10 का पावर 12 हर्ट्ज हमने लिख लिया। और वैसे जो जो आपने, या 10 का पावर 12 लिख लिया आपने। अब ये जो 10 का पावर 12 आपने लिखा है, ऑलमोस्ट इसमें 10 का पावर 12 सब शामिल हो गया इसमें। तो 10 का पावर 12 हर्ट्ज से लेके, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे 10 का पावर 12 तक आपने तो यही यूज कर लिया, दिस इज व्हाट वी हैव यूज्ड। सो वी आर सेइंग दैट कि अब ये 10 का पावर 12 हर्ट्ज है, और ये क्या जा रहा है, 0.7 इंटू 10 का पावर-6 है। तो व्हाट यू विल बी डूइंग, 3 इंटू 10 का पावर 8, और ये क्या आ गया, 0.7 इंटू 10 का पावर-6। सो यू कैन राइट 3 इंटू 10 का पावर 8, और ये क्या हो गया, इसको 7 मान लो, या 10 का पावर-7 मान लो। ये -5 हो गया, एक मिनट ना, दैट्स ओके। 10 का पावर-7 हो गया, ये ऊपर चला गया अभी 15, यानी कि 3/7 इंटू 10 का पावर 15, 10 का पावर 15 हर्ट्ज। सो मीन्स समवेयर 10 का पावर 12 टू 10 का पावर 15 हर्ट्ज तक की बात अगर करें, यहाँ पे कहीं 16 भी लिखा हुआ हो सकता है। सो ऑलमोस्ट दिस मच, ये जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, ये इंफ्रारेड रेडिएशन की बात हो रही है। सो इंफ्रारेड रेडिएशंस 10 का पावर 12 हर्ट्ज से लेकर 10 का पावर 16 हर्ट्ज तक ऐसे आपको मिलेंगे। और ये याद रखना पड़ेगा आपको कि भाई ओके, पॉइंट आई मीन 1 mm से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में जो होती है वो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। इनको कैसे पैदा करते हैं हम लोग, हाउ डू वी प्रोड्यूस दिस इंफ्रारेड रेडिएशंस? तो आपने क्लास 11th में केमिस्ट्री में आपने टॉपिक पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, और वहां पे आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो रेडिएशन से एमिट करता है। तो हमें मालूम है कि कोई भी रेडिएशन, कोई भी लाइक हाइड्रोजन के एटम, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ऑर्बिट से जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आता है, यहाँ पे पैदा करता है, तो वो अल्ट्रावायलेट पैदा करता है, फिर विजिबल होता है, फिर उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करते हैं। यानी कि जब कोई थर्ड ऑर्बिट से ऊपर के किसी, यानी कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऑर्बिट से कोई रेडिएशन आकर थर्ड पे जाकर के जंप करती है, तो वो क्या पैदा करती है, इंफ्रा रेडिएशन पैदा करती है। तो हम लोग एक तो ये वजह जानते हैं कि इंफ्रा रेडिएशन ऐसे पैदा हो सकता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करते हैं नॉर्मली, तो उस केस में रेडिएशन जो इमिट होता है, दैट इज कॉल्ड इंफ्रा रेडिएशन, सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। क्या काम करने में यूज किया जाता है इसको, ओब्वियसली किसी भी बॉडी को हीट अप करने में यूज होएगा। आई मीन इट इज यूज टू हीट अप अ बॉडी। इंफ्रारेड रेडिएशन इसी बात के लिए यूज करते हैं। बट इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट है दो इस्तेमाल, वो आपको ध्यान में रखना होगा, टू कीप मेंटेनिंग अर्थ्स वार्मथ बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि अर्थ का सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर है, राइट, जो हम लोग
नॉर्मली आई मीन -30 से लेकर के, आपने सुना होगा ना भाई कि भाई जम्मू में टेम्परेचर काफी नीचे चला गया, -20 माइनस समथिंग, कश्मीर में या कहीं पे सियाचिन में समथिंग लाइक दैट। तो जो वो टेम्परेचर -20 -30 और फिर हमने 30 40 50 डिग्री तक की बात कर लेते हैं, तो क्यों इससे कम टेम्परेचर पे क्यों नहीं चले जाते? वाई वी आर नॉट गोइंग टू लोअर देन दिस टेम्परेचर? सो इसमें अगर किसी का हाथ है तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन आती हैं, उन विजिबल रेडिएशंस को अर्थ रिफ्लेक्ट भी करता है और उसमें से कुछ को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट करते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन देते हैं, और वो इंफ्रारेड रेडिएशन से अर्थ का सरफेस क्या होता है, गर्म रहता है उसकी वजह से। तो और दूसरी बात कि ये रेडिएशंस जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं, ऊपर जो गैसेस होती हैं वो गैसेस क्या करती हैं, उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर समहाउ हमारे पास इस सराउंडिंग में यानी कि अर्थ के आजू बाजू जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको एक वार्मथ मिल रहा होता है। तो ये इस काम में यूज होता है। दूसरी बात, आपने एक इंफ्रारेड लैंप करके भी आता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी किसी पीठ में या कहीं पे दर्द हो गया एंड यू गो टू अ डॉक्टर, तो वो आपको मेडिसिन तो देगा ही देगा, अगर उसे ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करेगा आपको कि भाई गो टू फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक इंफ्रारेड रेड लैंप्स होते हैं, वो उससे वो लैंप को ऑन करेगा तो उससे रेडिएशन जो निकलती है वो इंफ्रा रेडिएशन निकलती हैं। वो इंफ्रा रेडिएशन की एक इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा और वो जहाँ पे आपको मसल स्पाज्म में जहाँ पे आपको पेन है वो उस उधर की तरफ फोकस कर देगा। उस सेकाई से, उस गर्मी से आप धीरे धीरे वहाँ के मसल्स प्रॉपर तरीके से काम करने लगते हैं। तो ये फिजिकल थेरेपी में यूज होता है। इज दैट ओके नाउ? सो दिस इज इंफ्रारेड रेडिएशंस का इस्तेमाल है। आपको क्या ये चीज याद रखना है, पैदा कैसे हुआ, इसका इस्तेमाल क्या है, और भाई 10 का पावर यानी कि -3 1 mm टू लेके 700 नैनोमीटर के बीच का ये लेमडा होता है। और ये 12 15 15 16 ऐसे, मतलब बहुत स्पेसिफिकली नहीं लिख सकते, बट इस रेंज का ये इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। नाउ आई विल टेक यू टू another part of now we'll talk about the visible rays। और हमें विजिबल रेज के बारे में या अल्ट्रा वायलेट रेज और एक्स रेज और गामा रेज इन सबको हम लोगों ने इस पेज पे रखा हुआ है, क्योंकि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कुछ कम पढ़नी है। हमें बहुत सारी चीजें अब पहले से जानते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव प्लेस दिस ऑल टॉपिक एट सिंगल पेज। नाउ हियर विजिबल रेज की अगर बात करें तो सो दिस इज 4000 एंगस्ट्रॉम टू लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। और इसी को हम लोग कहीं बुक्स में ऐसे भी पढ़ेंगे 400 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, कहीं पे आपको ये रेंज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको इसमें कुछ बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। राइट, फोर ऐसे अगर लिखा हुआ मिल जाए तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट द आइडिया इज कि अगर हम 400 टू 700 नैनोमीटर लिख रहे हैं, तो 700 नैनोमीटर का कहने का मतलब क्या हुआ, वो 780 नैनोमीटर के आसपास एक अप्रोक्सीमेशन दिया गया। नाउ यू लुक एट दिस, हमें पता है कि ये वाला रेड होता है और ये वाला वॉयलेट होता है। दिस इज वॉयलेट। तो ये हमारा वॉयलेट होता है और ये रेड होता है। सो अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करें, इफ यू ट्राई टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, तो समवेयर 700 नैनोमीटर का अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें, यानी कि आप देखो ये फ्रीक्वेंसी बड़े ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो बड़े वेवलेंथ का अगर आप निकालोगे, लेट सपोज 700 नैनोमीटर का 700 नैनोमीटर का फ्रीक्वेंसी निकालो तो वो कितने के बराबर आएगा? तो 3 × 10⁻8 और 700 नैनोमीटर दैट इज 10⁻⁹ तो ये आया कितने के बराबर? ये देखो 8 लिखना था, ये 18 हो गया। सो दिस इज ये 10⁻⁷ हो गया, यानी कि 3 × 10⁻15 हो गया। और नीचे कौन आ गया जी? ये 10⁻8 है, ये -9 है, ऊपर ये -7 बचा, ऊपर गया 15, नीचे आ गया 7। तो 3/7 × 10⁻15। So if I write here this 30 divided by 7 into 10⁻14. So what do you see almost? 4 point something? 4.3 into 10⁻14 hertz. Yes. So what do you see that? और अगर इसको आप 10⁻15 में लिखना चाह रहे हो तो 0.4 इधर करके 10⁻15 लिख लो। इज दैट ओके नाउ? सो व्हाट यू अंडरस्टैंड कि जो हमारे पास रेंज होता है, विजिबल रेंज जिसको हम कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारे पास होती है, सॉरी इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं, आपने देखा 1 mm से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में। तो जो ये इंफ्रारेड रेडिएशन का जो रेंज है, इसमें जो लास्ट वाला साइड है, ठीक है ना, 0.1 mm
से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में। सो 1 mm से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में, तो 400 से लेके 700 नैनोमीटर वाला जो रेंज है, ये वाला 400 से 700 नैनोमीटर, इस बीच में जो हमारे पास वेव है, नैनोमीटर नैनोमीटर, इस बीच में जो हमारी वेव्स हैं, ये इंफ्रा रेडिएशंस का ही एक जो शॉर्टर वेवलेंथ है, देख रहे हैं ना, यानी कि 1 मिलीमीटर से लेके इसके बीच में, यानी कि ये जो लास्ट की बाउंड्री है, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट, कि ये हमारे लिए क्या है, visible radiation है. So visible radiation is a path of infrared radiations. But why do we study it separately? Because it gives us a sense of visualization. It gives us a sense of visualization. Therefore, we study it separately. That is why it is a visible radiation. I hope you got my point. So infra का ही एक लास्ट का वर्जन है, एंड क्योंकि वो हमें विजिबल हमारे पे इम्पैक्ट करता है, इसलिए हम उसको विजुअल रेडिएशंस कहते हैं. और ये मैंने आपको बता दिया कि ये ना ज्यादा इसके चक्कर में मत पड़ना कि ये 15 है या 16 है, समथिंग लाइक दिस. लेमडा अगर आप अच्छे से याद रखते हैं तो आप ये जो पावर है 10 का पावर 14 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, क्योंकि ये 10 का पावर 15 है. अगर मैंने किसी डिजीज के साथ लिखा हुआ है, यानी कि 4 इंटू कर दिया, तो ये 10 का पावर 14 हो गया, समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, कि ये हमारे विजुअल रेडिएशन की बात हो रही है. और ये पैदा कैसे होएगा? सो अगेन इलेक्ट्रॉन का जो डी एक्साइटमेंट होएगा, विजुअल रेडिएशन, लाइक किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो किसी हायर ऑर्बिट से जब सेकंड ऑर्बिट में जंप करती है, तो विजिबल रेडिएशन आता होगा. बामर सीरीज याद होगा आपको, दैट इज बामर सीरीज के बारे में पता होगा. बामर सीरीज, यस, जिसमें विजिबल रेडिएशन इमिट होती हैं आपके लिए. सो आई मीन डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन, जब किसी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन जब हो रहा होता है, तो उससे जो ये रेडिएशन पैदा होती है, वो विजिबल रेज है. अब इसके इस्तेमाल के बारे में क्या पता करना है, यानी कि हमें दिखाई इसके वजह से देता, तो उसके यूजेस के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है. अब अल्ट्रा वायलेट रेज की बात करें तो अब आप देखो कि 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर की जब आप बात कर रहे थे, ठीक है जी, तो आपको पता है कि 700 और 400 नैनोमीटर में, आपका 400 नैनोमीटर, जैसे 700 नैनोमीटर हमने कहा, तो बोला कि वो रेड है, और 400 का मतलब, नैनोमीटर का मतलब, वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट दिस अल्ट्रा वायलेट. तो आई मीन वी टॉक अबाउट वायलेट, तो 400 नैनोमीटर से भी अगर कम वेवलेंथ होएगी, और 0.6 नैनोमीटर के बीच में, दिस इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. यस, 400 नैनोमीटर से लेकर के, ये याद रखेंगे रेंज आप, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से. और यहाँ भी क्या होता है, लेमन सीरीज आपको याद होगा, लेमन सीरीज, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन करते थे, तो वहां पे ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती थी. एंड दिस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन बी प्रोड्यूस इन लैब आल्सो, राइट, दिस कैन बी प्रोड्यूस बाय इन लैब आल्सो, और राइट, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन माने इट कैन बी प्रोड्यूस इन लैब, और जो भी मेथड होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइटेशन से ही वो पैदा होएगा, फ्रॉम हायर लेवल टू द फर्स्ट ऑर्बिट लेवल, तभी जाकर के वो रेडिएशन इमिट होती है. तो ये भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन है. एंड दिस वी यूज इन आई सर्जरी, जो लैसिक सर्जरी होती है, तो उसमें भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इस्तेमाल हो जाता है. एंड वेल्डिंग करने में इस्तेमाल किया जाता है इसको, लाइक इमेंस अमाउंट ऑफ हीट पैदा किया जाता है, और फिर किसी पर्टिकुलर मेटल के ऊपर उसको ये रेडिएशंस डाल करके, उसको इतनी हीट अप दे करके, इतना हीट देकर उसको मेल्ट करा दिया जाता है, और फिर उसमें एक पर्टिकुलर जो रॉड होता है, जो वेल्डिंग आर्क जिसको हम कहते हैं, उसके मटेरियल को पिघला करके उसमें डालकर उसको वेल्ड कर दिया जाता है. सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का काम वेल्डिंग में है, आई सर्जरी में है, और भी बड़ी सारी चीजें हैं. ये लेमन सीरीज है, इसका प्रोडक्शंस के बारे में आप समझ गए. मैं अब आपको गामा एक्सरे और गामा के बारे में बताता हूँ. सो नाउ विल टॉक अबाउट, यानी कि यहाँ भी हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन है, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन ही है, डी एक्साइटेशन ही है. नाउ एक्सरेज की बात करें, सो 10 नैनोमीटर से 10 का पावर -4 लिखा हुआ है, बट आप यहाँ देख रहे हैं ये 0.6 नैनोमीटर लिखा हुआ है. तो ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यूज दी गई है, यानी कि इससे भी अगर हम कम करें, यानी कि 0.6 से कम करके, यू कैन ऑल्सो राइट 0.6 नैनोमीटर, 0.6 नैनोमीटर से भी कम, और भाई लेमडा, और यहाँ पे आप 10 का पावर
-4 नैनोमीटर के बीच में रख दें, तो ये जो रेडिएशंस होंगी ये एक्सरेज होंगी। इट्स अ वेरी हाई एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी की होती है। आप इनका अगर फ्रीक्वेंसी निकाले तो आप अंदाजा लगाओ कि क्या होगा। देख रहे हैं यहाँ पे ये 0.6 नैनोमीटर और 10⁻⁻4 नैनोमीटर। लेट सपोज मैंने इसके बीच में कोई वैल्यू रख ली 0.2 नैनोमीटर पे, तो आप 3 इंटू 10⁸8 और आप 0.2 रख लिया, 0.2 नैनोमीटर, दैट इज 10⁻⁹। तो ये क्या है, 2 इंटू 10⁻⁸ आ गया। यस, -8 आ गया। ये ऊपर जाके क्या हो गया, 16 हो गया। यानी कि 3/2 इंटू 10⁻16 हो गया। तो दिस इज 1.5 इंटू 10⁻16। अब कोई अगर इसको हटा करके पॉइंट समथिंग लिखना चाहेगा तो 10⁻17 भी लिख सकता है। यानी कि ऑलमोस्ट इस 10⁻17 हर्ट्ज की होती हैं ये एक्स रेज। इट्स अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। प्रोड्यूस कैसे होता है, तो एक्सरे ट्यूब्स होती हैं, कुलीज ट्यूब के बारे में आपने सुना होगा। तो एक्सरे ट्यूब्स होती है, वहां पे पैदा किया जा सकता है। और इसको के सेल कैप्चर कहते हैं हम लोग। मतलब हैवी मेटल के ऊपर हम लोग जब रेडिएशंस को बम्बार्ड कराते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग होती है, उससे पैदा होता है। तो वी कैन से दैट कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इट इज प्रोड्यूस्ड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय knocking off knocking out electron. It is produced by electrons knocking out electrons from heavy metal, knocking out electrons from k cell of heavy metals. So this is how X-ray is produced, or it is also produced in tubes. And now gamma rays की बात करें, it is produced by knocking out electrons from k cell of heavy metals, right? हैवी मेटल्स के ऊपर जब हम रेडिएशंस डालते हैं तो रेडिएशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर निकलते हैं, फिर उसके ऊपर वाले ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन नीचे की ऑर्बिट में आता है, तब जो वो रेडिएशंस पैदा होती है दैट इज कॉल्ड एक्सरे की बात हो रही है। और गामा रेस की बात करें तो ये रेडियो एक्टिव डिके से पैदा होता है। रेडियो एक्टिव डिके में हमें मिलता है, रेडियो एक्टिव डिके में हमें रेडियो एक्टिव डिके से पैदा होता है। ये आपको पढ़ना ही है, रेडियो एक्टिव डिके से ये पैदा होता है, प्रोड्यूस्ड बाय रेडियो एक्टिव डिके से पैदा होता है। एक्सरे की बात करें तो एक्सरे जो है वो इस्तेमाल किस में किया जाता है, गैसेस के एनालाइज करने में। डायग्नोस्टिक टूल है जो एक्सरे फिल्म आप पढ़ते हैं। कैंसर सेल्स जो बेकार हो जाती हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसके ऊपर एक्सरे डाल करके उसको किल किया जाता है, डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल्स। फोटोग्राफिक फिल्म के तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, वही एक्सरे फिल्म की बात करते हैं। और सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एक्सरेज, राइट। ये एक्सरेज की एप्लीकेशंस हैं। एंड गामा रेज भी इन कामों में यूज किया जा सकता है। आई मीन कैन बी यूज्ड, आई मीन सेम फंक्शंस के तरीके से यूज किया जाता है। सो एक्सरे एंड गामा रे, गामा गामा नाइफ के नाम सुने होंगे आप। एक्स कैंसर के ट्रीटमेंट में गामा रेज का काफी कंट्रीब्यूशन है। और गामा नाइफ का इस्तेमाल करने का मतलब गामा रेडिएशन डाल करके उन डेड सेल्स को काट कूट करके बाहर निकाल दिया जाता है। सो एनीवे दिस इज योर विजुअल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब आपने पढ़ लिया। एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आपको मैंने समझा दिया, इसके यूजेज और सब कुछ बता दिया। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आज की क्लास में हम लोग ये तो कर चुके, अब हमें न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। नाउ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज इन फ्रंट ऑफ अस, और अब उसको देखिए कि क्या बात हो रही है। This is where we have to focus a lot. So guys, we have a first question here, and the first question says that if electric field amplitude of electromagnetic wave if electric field amplitude of electromagnetic wave E naught is 120 Newton per coulomb and its frequency is 50 megahertz, determine 8 minute just for let me drink water. Hmm. So if electric field amplitude of electromagnetic wave is 120 Newton per coulomb and its frequency is 50 megahertz, तो आपको बी नॉट, ओमेगा, के एंड लेमडा निकालना है एंड फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, लुक एट दिस हियर। वी आर सेइंग दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो ई नॉट दे रखा है, दैट ई नॉट इज इक्वल टू 120 न्यूटन पर कूलम। ओके, अब आपको बी नॉट निकालना है। लेट्स सपोज यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड बी नॉट।
तो बी नॉट क्या होगा, तो हम लोग सीधा सीधा जानते हैं सी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, और मीडियम कोई स्पेसिफाइड नहीं है यहाँ पे, तो एयर मानेंगे हम लोग। तो विल सिंपली से दैट सी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। सो फ्रॉम हियर बी नॉट इज इक्वल टू हाउ मच नाउ, ई नॉट बाई सी, ई नॉट बाई सी। So that is 120 और नीचे 3 into 10 का power 8. So if you solve it, so this is 40 into 10 का power minus 8. So you can say this V naught is equal to 4 into 10 का power minus 7 टेस्ला. ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अगर ई नॉट इतना है तो ये 120 अपॉन 3 लाइट की वेलोसिटी रख दी, इस तरीके से निकाल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी रख दी। All electromagnetic wave, irrespective of their frequency, travel with the velocity of light. सो दिस फैक्ट इज क्लियर, यानी कि बी नॉट तो निकल गया। अब आपको ओमेगा भी चाहिए भाई, तो अब जरा देखो आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो ये फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है, ये फ्रीक्वेंसी से हम ओमेगा निकाल सकते हैं। सो हाउ मच ओमेगा इज देयर, चलो ओमेगा की बात करते हैं। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू एफ। सो दिस इज ओमेगा, या सो दिस इज 2 इनटू पाई, एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 50 into 10 का पावर 6। सो दिस कम्स आउट 100 pi, 100 pi into 10 ka power 6. So you can say that pi into 10 ka power 9. Okay, 50 megahertz था. So 50 into 10 का power 6 and this is 2 pi. So 50 into 2 100, और देखो ये गलत हो गया ना, ये pi into 10 का power 6 और ये 100 है, तो ये 10 का power 8 ही होगा। So this is pi into 10 का power 8 हमने लिख दिया। This is right. So this is हमारे पास क्या आ गया भाई, we have got ओमेगा। सो बी नॉट भी आ गया, ओमेगा भी आ गया। अब के की बात कर रहे हैं, तो के क्या होता है, के इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी, दैट इज ओमेगा अपॉन सी, वी वेलोसिटी की बात हो रही है। सो दिस कम्स आउट बाई पाई इंटू 10 का पावर 8, और नीचे आप किससे डिवाइड करेंगे, ओमेगा से, और ये क्या हुआ 3 इंटू 10 का पावर 8। सो इट कम्स आउट पाई बाई 3। ये के आ गया आपके पास। अब आपको क्या चाहिए, लेमडा। लेमडा क्या होता है भाई, सिंस के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा होता है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई बाई के। सो दिस कम्स आउट 2 पाई, और के की जगह पे क्या लिख दिया, पाई बाई 3। सो दिस कम्स आउट 3 मीटर। क्लियर है। अगर आपको ये रिजल्ट नहीं समझ में आया कि ओमेगा अपॉन वी के होता है, तो आपको पता हो कि के 2 पाई बाई लेमडा होता है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, और v आपने रख दिया। तो जब देखो 2 पाई और v इंटू टी लिखोगे तो वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि एक वेव टी टाइम के अंदर कितना ट्रेवल करता है, लेमडा। तो ये एक ही चीज है, यस। सो ओमेगा अपॉन वी को हम लोग क्या कहते हैं। तो एक तरीके से हमने ये सारी रिजल्ट्स निकाल दिए यहाँ पे, यानी कि बी नॉट भी आ गया हमारे पास, ये बी नॉट आ गया, ये ओमेगा आ गया, ये के आ गया, और ये हमने लेमडा निकाल लिया, यहाँ से लेमडा निकाल गया। ठीक है जी। अब आपसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज निकालनी है। क्या फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है। नाउ डू यू फाइंड दैट कि यहाँ पे ये पता चल रहा है कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये पता नहीं चल रहा है। तो आप मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक आई मीन जो ये वेव है वो एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहा है, वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, जैसा मर्जी हो मानने के लिए। तो मान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग along x axis, along x axis, अगर ऐसे मान लिया, तब तो हमें मालूम है कि हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस तरीके का रिजल्ट हमने पढ़ा है ना भाई। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, ऐसा होता है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है, तो ई नॉट की जगह पे क्या लिखिए, 120 लिख दिए, फिर साइड लिखिए ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आपने निकाल दी, दैट इज पाई इंटू 10 का पावर 8। सो दिस इज पाई इंटू 10 का पावर 8, राइट। और टी लिख दिया आपने, माइनस के की वैल्यू आपने निकाल दी, दैट इज पाई बाई 3 और इंटू एक्स। ये रिजल्ट हो गया। ठीक उसी तरीके से बी जेड की बात करेंगे, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू जो आपने निकाली बी नॉट 4 इंटू 10 का पावर -7 दिस, और फिर यहाँ लिखा साइन, फिर ओमेगा टी और
यही रिजल्ट लिखना होगा, यानी कि पाई इंटू 10⁻8 इंटू टी, ये ओमेगा निकाला था हमने, यस, एंड माइनस के एक्स दिस इंटू एक्स, वी कैन राइट लाइक दिस। अब अगर आप कहीं पे इक्वेशन देखें और आपका यहाँ पे प्लस में आंसर हो, या ये चीज पहले लिखी हो ये बाद में लिखी हो, तो उसको कोई ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, जरूर है ना। ये रिजल्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और के एक्स माइनस ओमेगा टी, समथिंग लाइक दिस कैन बी रिटन। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो व्हाट यू लर्न इन दिस क्वेश्चन, कि भाई अगर ये चीज दे रखा है तो हमने कैसे डाटा का इस्तेमाल करके ओमेगा बी के लेमडा निकाला और कैसे ये इक्वेशन लिखा। मैंने बताया कि आपको इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, ये पहले होके ये बाद में आके माइनस भी लिखा जा सकता है। साइन मान लो कि आपका आंसर निकाल के आया, किसी ने यहाँ पे ई जेड लिख रखा हो और यहाँ पे बी वाई लिख रखा हो, तो ठीक है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जगह पे मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया, दैट्स हाउ द पॉइंट इज। so this question is understood by you I hope you understood। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्स आ गया, पहले ओमेगा टी ऐसे लिखा हुआ है लाइक दिस, टेस्ला इतना दे रखा है। सो लेमडा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव निकालिए, लेमडा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव निकालिए, और एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी चाहिए यहाँ पे, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या करेंगे, सो विल जस्ट सी दैट कि पहले लेमडा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ निकालना है। तो सॉल्यूशन में चलते हैं एंड यहाँ पे लुक एट दिस ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितना दे रखा है, ओमेगा इज गिवन 15 इंटू 10⁻11, वो 15 इंटू 10⁻11, ये ओमेगा की वैल्यू दे रखा है। और के की जगह पे क्या दे रखा है, 0.5 इंटू 10⁻3, दिस इज के। ये आपके पास 15 होगा, ओमेगा अपॉन के वेलोसिटी होती है, ठीक है। और लेमडा निकालने के लिए बोला है, तो भाई 2 पाई बाई लेमडा एक तरीके से आपके पास दे रखा है, दैट इज 0.5 इंटू 10⁻3। ये क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा होता है। सो दिस इज के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, यानी कि ये वैल्यूज दे रखी है, दिस इज के। अब आपको लेमडा निकालना है, सो फ्रॉम हियर लेमडा इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ से आपको लेमडा निकालना है, तो लेमडा क्या होगा, दैट इज 2 पाई अपॉन 0.5 इंटू 10⁻3। तो दिस 0.5 2 ये कट के क्या हो जाएगा भाई, 4 पाई हो गया, और 10⁻³ हो गया, 10⁻³ हो गया। सो दिस लेमडा इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ मीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर लिख लीजिए, ये आपका लेमडा हो गया। अब ये 0.5 इंटू 10⁻³ था, यस, 2 पाई बाई लेमडा, दैट्स ओके, 2 पाई बाई लेमडा दिस, देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन, या दिस 5 इंटू 10⁻³ इट्स ऑल ओके। ये ऊपर गया जी, 10⁻³ 2 बाई 0.5 4 बाई, दैट्स ओके, दिस डाटा इज राइट करेक्ट। अब आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी चाहिए, लेमडा आपके पास निकल गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा भाई, दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, तो 3 इंटू 10⁻8 और डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ तो आप अगर सॉल्व कर देंगे तो ये रिजल्ट क्या निकल के आएगा आपके लिए, सो दिस कम्स आउट, ये ऊपर जाके 10⁻11 हो गया, सो 3 इंटू 10⁻11 और नीचे क्या आ गया, 4 इंटू 3.14, ठीक है। इसको आप 30 बना दीजिए, 30 इंटू 10⁻10 कर दीजिए, और नीचे आपके पास ये 12 12.56 हो गया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 4 के करीब आएगा, यानी कि 4 इंटू 10⁻10 के करीब हर्ट्स के करीब आएगा। दिस इज योर न्यू फ्रीक्वेंसी, इतने के बराबर है। सो लेमडा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आ गया। अब आपको एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के पहले तो आपको ई नॉट चाहिए, तो ई नॉट पहले निकाल लीजिए। सो ई नॉट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, तो बी नॉट इंटू सी कर देंगे, बी नॉट इंटू सी कर देंगे, ये आ गया। सो दिस ई नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई, बी नॉट है 2 इंटू 10⁻⁷ और 3 इंटू 10⁻8, सो दिस कम्स आउट 3 इंटू 2 6, और क्या बचा है जी, 10 बच गया, सो दैट इज 60 N/कूलम। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है, सो यू विल बी राइटिंग 60 इंटू साइन ऑफ व्हाट, or 60 into sine of, and this is 0.5 into 10⁻³ into x
प्लस 1.5, 1.5, ओके ओके ओमेगा टी। बच्चा लोग देखें यहाँ पे, ये जो हमारे पास 1.5 था, हमने यहाँ पे डाटा पे 0.5 ले लिया, तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक इट 0.5। ठीक है, और 0.5 मान करके इसको सॉल्व कर दें। तो अभी यहाँ पे 0.5 ले लेते हैं, चूंकि अब इसको चेंज करेंगे तो बड़े सारे डाटा में चेंज आ जाएगा। तो दिस इज 0.5 इंटू 10 का पावर 11 एंड टी, ये रख दिया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यहाँ पे 1.5 था, हम लोगों ने यहाँ पे डाटा 0.5 ले लिया, तो अब इसको बेहतर है कि क्वेश्चन को इम्प्रूव कर दिया, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, और यहाँ क्या लिख देंगे, न्यूटन पर कूलम। हो गया जी, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ये दो क्वेश्चन तो इक्वेशन से रिलेटेड थे, इक्वेशन से भी रिलेटेड थे, क्या निकालना है कैसे निकालना, दैट यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लुक एट दिस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू। एंड इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने आपको लेक्चर 2 के अंदर, लास्ट लेक्चर 2 को जब मैंने डिस्कस किया था, तो वहां पे मैंने आपको रेडिएशन, प्रेशर और वो सब कुछ पढ़ाते समय तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया मैंने। अब जरा देखते हैं यहाँ पे क्या है ये। दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट, this question is saying that light with an energy flux of 18 watt per centimeter, light with an energy flux of 18 watt per centimeter falls on a non-reflecting surface। non-reflecting surface का मतलब क्या हुआ, ये लाइट जैसे ही इंसिडेंट करती है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, यही मान के चलेंगे। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बीइंग नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि सरफेस के ऊपर कोई रेडिएशन, ये सरफेस ले लिया, इसके ऊपर रेडिएशन पड़ रही है, रेडिएशन नॉर्मल पड़ रही है और ये एब्जॉर्ब हो जा रही है। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ, आपको इसको समझाने के लिए एक छोटा सा काम करता हूँ मैं। टेक दिस, लेट्स सी। तो सपोज करो इस तरीके का कोई सरफेस है, और इस सरफेस का इतना एरिया है, इसके ऊपर ये इसमें लाइट, लाइट ऑफ एनर्जी फ्लक्स, इस पे सपोज करो कि ये रेडिएशन आ रही हैं, इस पे पड़ रही हैं, ये रेडिएशन हमने उम्मीद किया कि इसमें रेडिएशन आ रही है, कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे इसमें रेडिएशन है, इस तरीके से रेडिएशन ऐसे ऐसे आके यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है। सो नाउ द पॉइंट इज कि अगर इस सरफेस के ऊपर रेडिएशन आके ऐसे इंसिडेंट करिए, नॉर्मली इंसिडेंट कर रही, तो हमसे ये पूछा गया कि और कहा जा रहा है 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि light with an energy flux 18 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface normal to the surface if the surface area has an area of 20 centimeter square, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे, और इंटेंसिटी होता क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो इंटेंसिटी इज गिवन 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एनर्जी की बात करें, सो हाउ मच दैट एनर्जी इज, तो इंटेंसिटी ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। तो ये लिखा हुआ है 18 जूल्स, 18 जूल्स पर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको अगर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई यानी कि इतने एरिया पे कितनी एनर्जी पर सेकेंड आएगी। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग 30 मिनट्स टाइम स्पेन, इसमें टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 × 60। सो ये 60 बड़ा चिपक गया यहाँ पे, तो मैं यहाँ से 30 × यस, सो आई एम सेइंग 30 × 60। सो अगर आप एनर्जी, यानी कि अगर ये लाइट इस रेडिएशन पड़ रही है जिसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी होता क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया 80 जूल पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। इसमें आपने एरिया मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 30 × 16 सेकेंड्स मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि दिस इज 30, ये ब्रैकेट लिया आपने यहाँ से 30 × 60। सो एक काम करते हैं, रुक जाओ, ये कहीं कंफ्यूजन ना पैदा कर दे आपको। सो आई राइट लाइक दिस, लेट सपोज मैंने यहाँ पे टी सेकेंड्स लिख दिया, इंटू टी सेकेंड्स। सो एनर्जी इन टी टाइम, एनर्जी इन टी टाइम कितना फॉल हुआ,
इज दिस मच. तो एनर्जी इन 30 मिनट्स कितना हो, इन 30 मिनट्स अगर आप बात करें तो इन 30 मिनट्स एनर्जी कितना होगा जी. सो दैट विल कभी कम आउट 18 इंटू 20 इंटू 30 मिनट्स है, यानी कि इतना सेकेंड्स डिवाइडेड बाई ये सेकेंड है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इंटू सेकेंड हो गया और इंटू जूल हो गया. तो ये सॉल्व होकर के आपके पास क्या आ गया, पूरा जूल में आ जाएगा आंसर. सो दिस विल कम आउट 18 इंटू 20, 30 यानी कि ओके 6 18. सो दिस इज 18 इंटू 2 और 1 2 3 10 का पावर 3, दिस मच जूल. ठीक है जी. सो दिस इज अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें, सो दिस इज 36. अगर आप देखें ऐसे लिखे 36 इंटू 36 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 का पावर 3, और 36 आपको ये पता है 1296 होता है, एक 2 आपने काट दिया है. सो दिस इज 1296 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 का पावर 3. आई होप गॉट इट नाउ. सो ये सॉल्व करोगे तो आपको वैसे भी पता था 324 लाइक. So if you'll solve it like, so this comes out 6 and 4 8 324 होता है 18 का स्क्वायर. सो दिस इज 648 इंटू 10 का पावर 3, ये 324 होता है. तो वैसे भी कर सकते थे आप. तो इतना हमारे पास जूल आ गया, यानी कि 30 सेकेंड्स के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर इस पूरे एरिया के ऊपर इतना एनर्जी आएगा. हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर था, यहाँ भी सेंटीमीटर था, कैंसिल हो गया. तो 648 इंटू 10 का पावर 3 जूल्स हमारे को ऊपर इंसिडेंट करेंगे यहाँ पे 30 मिनट्स के अंदर. इतनी एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है. सर ओके ना. सो फाइंड द एवरेज फोर्स exerted on the surface during 30 minutes time span. So what we are going to do is now, भाई हमें एनर्जी तो पता चल गया कि कितना हो गया यहाँ पे इंसिडेंट कर, बट ये एनर्जी कितने टाइम के अंदर आया, टी टाइम के अंदर आया, टी टाइम के अंदर आया. तो लेट सपोज कि ये टी टाइम के अंदर की एनर्जी इस पे, टी टाइम के अंदर इस पे जो एनर्जी इंसिडेंट कर रही थी वो हमने निकाल लिया. हमसे पूछा क्या गया है, फोर्स पूछा गया. फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड. अब फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड. सो दैट फोर्स इज इक्वल टू लाइक डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कर देते हैं. एवरेज फोर्स निकालना है तो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी. अब डेल्टा पी का मतलब क्या है, जितने भी रेडिएशन यहाँ पे आके पड़ रहे हैं वो पूरी पूरी से क्या हो जा रहे हैं, एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं. तो रेडिएशन के पास जो भी मोमेंटम था, रेडिएशन के पास जो भी मोमेंटम था, वो मोमेंटम एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हो गया, जीरो हो गया. तो डेल्टा पी कितना आया, दैट इज पी माइनस जीरो अपॉन डेल्टा टी, पी माइनस जीरो अपॉन डेल्टा टी. तो इसका मतलब कि जो इसके पास टोटल मोमेंटम है, अगर वो आप मोमेंटम निकाल लें और उस मोमेंटम को डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो आपके पास फोर्स आ जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू पी अपॉन डेल्टा टी. और अब ये पी कितने के बराबर है भाई, तो भाई जो एनर्जी है, इस पूरी एनर्जी को आप लिखना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए द पी इज इक्वल टू व्हाट. तो सिंस पी इंटू सी कर दें, यानी कि अगर टोटल मोमेंटम मालूम है उसमें सी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एनर्जी मिल जाता है. सो दिस इज इक्वल टू 648 इंटू 10 का पावर 3. दिस इज, तो पी की वैल्यूज क्या आ गई, आना तो पी की वैल्यूज क्या हो गई भाई, दैट इज 648 इंटू 10 का पावर 3 और नीचे आ गया 3 इंटू 10 का पावर 8. सो ये रिजल्ट आपके पास जो निकला, ये आपके पास P निकल के आ गया. दिस इज P इंटू सी इज दिस, देयरफॉर P इज इक्वल टू, ये रिजल्ट कर सॉल्व कर दिया हमने. अब P जब आपको मालूम है तो एवरेज फोर्स आप निकालेंगे कैसे, P अपॉन डेल्टा टी करेंगे. तो एवरेज फोर्स इज इक्वल टू नाउ दैट फोर्स एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू, फोर्स एवरेज इज इक्वल टू व्हाट नाउ. तो दिस इज 648 इंटू 10 का पावर 3, नीचे आ गया 3 इंटू 10 का पावर 8, और आपको डेल्टा टी मतलब 1800 सेकेंड और 1800 सेकेंड. ओहो 1800 सेकेंड. अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए भाई. तो 648 है, ये 10 का पावर 3 है, और इसको हम 3 इंटू 10 का पावर 8 और इसको 18 इंटू या 1.8 इंटू 10 का पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं. ये कैंसिल हो गया हमारे पास, राइट. और ये हमारे पास बचा 1.8 एंड दिस इज 648, यानी कि ये हमारे पास आया 648 इंटू
10 का पावर -8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.8। अगर इसको सॉल्व करें तो 6480 अपॉन 3 इंटू 18 कर देते हैं। दिस इंटू 10 का पावर -8, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। अब देखो यहाँ पे 18 को इससे आप काटोगे, काटो इस पे तो 18, तो ये 54, दैट इज 3 एंड 6 360, yes 360, yeah 360 upon 3 into 10 का पावर -8, so this comes out 1 point, यानी कि 120 हो गया। 120 into 10 का पावर -8 न्यूटन। So you can write this average force is equal to 1.20 into 10 का पावर -6 न्यूटन, समथिंग लाइक दिस। ये आंसर हो जाना चाहिए आपका। सो क्या नई बात क्या सीखने के लिए थी, तो मैंने जैसे आपको वहां पे रेडिएशन प्रेशर निकाल के दिखाया था कि भाई I/C किया था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये जैसे अगर ये फोर्स ले लिया और इस फोर्स को फिर हमने किससे डिवाइड कर दिया, एरिया से डिवाइड कर दिया। इफ यू डिवाइड दिस एरिया, तो एक्चुअली आपने क्या कर लिया, ये जो टोटल एनर्जी आपने निकाला है, इस एनर्जी को एरिया से डिवाइड कर दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, आई आ गया, I/C कर दिया। तो इस क्वेश्चन को इतना लंबा तरीके से ना करके हम लोग सीधा सीधा क्या कर सकते थे, दैट इज I/C। जरा देखो ध्यान से, I/C, ये रेडिएशन प्रेशर होता है, उसको एरिया से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया, फोर्स। ये एवरेज फोर्स होना चाहिए, एवरेज फोर्स होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो क्या आंसर आपका आएगा, हाँ चेक करिए, नीचे ऊपर कितना है 18, नीचे कितना है 3, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो हम यहाँ पे एरिया को 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, और ये 3 इंटू 10 का पावर 8 है। तो आपने सीधा सीधा I/C किया और इंटू ए, एरिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एवरेज फोर्स निकल आया कि नहीं आया। देखो ये 10, ये 3, ये 6 बच गया, 6 इंटू 20 120 हो गया, यानी कि 120 इंटू 10 का पावर -8 हो गया। तो इतने स्टेप में भी ये हो सकता है, इफ यू रिमेम्बर दैट फॉर्मूला। कौन सा, तो अगर रेडिएशन प्रेशर वाला फॉर्मूला आप याद रखते हैं, तो रेडिएशन प्रेशर इंटू एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स होगा। तो आप देखो वो जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका एडवांटेज आपने समझ में आया कि कैसे निकाला जा सकता है। यस, तो ये इतने देर में सॉल्व हो सकता था। अगर आप ऐसे लेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, अगर ये समझ में आया है, यस इंटेंसिटी अपॉन सी, वेलोसिटी ऑफ वेव से डिवाइड करते हैं तो रेडिएशन प्रेशर होता है, और इनटू एरिया कर दिया तो फोर्स हो गया। तो ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता था, समझ गए। सो ये आपको एडवांटेज समझ में आया उस फॉर्मूला को। तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लुक एट दिस हियर, दिस इज ये सेइंग कि about 5% of the power of 100-watt light bulb, about 5% of the power of 100-watt light bulb is converted to visible radiation. What is the average intensity of visible radiation? ठीक है, what is the average intensity of visible radiation at, कहाँ पे, at a distance 1 meter from the bulb and at a distance of 10 meter from the bulb। यानी कि एक बल्ब से इतनी दूरी पे आपको ये निकालना है, और निकालना है कि व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ विजिबल रेडिएशन, और about 5% of the power of 100-watt light bulb is converted to visible radiation। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं, लुक एट दिस हियर। सो पावर कितना दे रखा है, दिस पावर गिवन इज 100 watt, 100 watt। तो इसका 5% क्या हो गया जी, 5% ऑफ दिस पावर इज नाउ 5% ऑफ पी कितना हो गया, दैट इज 100 इंटू 5/100, दैट इज इक्वल टू 5 watt। तो 5 watt का मतलब 5 जूल पर सेकेंड हो गया। सो 5 जूल पर सेकेंड विजिबल रेडिएशन निकल के आ रही, किससे, उस बल्ब से। ओके, अब आप एक छोटा सा बल्ब समझिए ऐसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये आपने एक बल्ब ले लिया, और इस बल्ब से, ये बल्ब मानिए आप, यू कंसिडर दिस एज अ बल्ब, और इस, ठीक है, इसको आप एक बल्ब मानिए, और ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अब आप, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, और इस बल्ब से रेडिएशन जो निकल रही है वो कितना निकल रही है, 100 जूल पर सेकेंड, बट जिसमें से विजिबल रेडिएशन कितना है, 5 जूल पर सेकेंड है। तो मैं आपको यहाँ से कह रहा हूँ कि भाई
इससे रेडिएशन बाहर निकल रही है, ऐसे 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 रेडिएशन बाहर निकल रही है, इस तरीके से, हर तरीके से इस तरीके से रेडिएशन बाहर निकल रही है। तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द बल्ब, तो हम क्या करते हैं, 1 मीटर के 1 मीटर का रेडियस लेकर के एक स्फेयर सोचते हैं, 1 मीटर के रेडियस पे चले गए। अब क्या हुआ, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से ये डिस्टेंस 1 मीटर है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। ये समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा लॉन्गर रूट लेके चल रहा हूँ। 1 मीटर है, ये बल्ब है, इस बल्ब से रेडिएशन निकल रही है, 1 मीटर पे यहाँ पे आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ विजिबल रेडिएशन चाहिए। पावर क्या होता है बेटा, एनर्जी पर सेकेंड होता है, और इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी कि पावर को आप अगर एरिया से डिवाइड कर देते हो तो आपको इंटेंसिटी मिल जाएगा। और तभी तो आपने देखा यहाँ पे इंटेंसिटी क्या लिखा हुआ, 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो व्हाट यू डू इज, आपको इंटेंसिटी निकालना है। सो पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए, that which you want to do, that at a distance of 1 meter from the bulb, at a distance 1 meter from the bulb, so what we understand that कि यहाँ का इंटेंसिटी चाहिए, इस जगह का इंटेंसिटी चाहिए, और ये 1 मीटर की दूरी पे जो है, तो जितनी एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही होगी, पहले ये बात समझ लें कि 5 वॉट पर सेकेंड रिलीज हो रही है विजिबल रेडिएशन, तो यहाँ भी क्या पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा, 5 वॉट पर सेकेंड ही पहुंचेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस जगह पे यहाँ से जितनी एनर्जी निकल रही होगी, आप इसको एनवेलप करोगे तो एनर्जी उतनी ही निकल के यहाँ पे भी आएगी ना। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ एनर्जी जितना रिलीज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा आ जाए या कम आ जाए। जितनी एनर्जी निकल रही है उतनी एनर्जी यहाँ पहुंचेगी। तो अब आपको इंटेंसिटी इंटेंसिटी एट 1 मीटर चाहिए। अगर इंटेंसिटी एट 1 मीटर चाहिए तो आपको क्या करना, पावर ये रख लो और इसके पूरे एरिया से डिवाइड कर दो। तो पावर ये वाला और ये वाला एरिया से आप डिवाइड करो, यानी कि जो ये पावर है, यहाँ पे भी जो रेडिएशन पहुंच रहेगी उसका भी सेम पावर होगा, विजिबल रेडिएशन का, ऐसे समझ लो सेम पावर होएगा। तो यहाँ का पावर कितना है, वही 5 आ गया, सो दैट इज 5 वॉट आ गया। और यहाँ का एरिया कितना है जी, सो 4 पाई, यानी कि ये 5 वॉट किस पे है, पूरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरे सरफेस के ऊपर। सो 4 पाई इंटू 1 मीटर लिखा हमारे पास रेडियस, तो 1 का स्क्वायर, यानी कि ये 4 पाई r स्क्वायर पे डिवाइड हो गया। तो ये क्या आ गया, 5 वॉट, नीचे आ गया हमारे पास 4 पाई मीटर स्क्वायर। सो 5/4 पाई हमारे पास क्या हो गया, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये इस जगह का क्या हो गया, इंटेंसिटी हो गया, इंटेंसिटी एट 1 मीटर। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट इट, आई होप यू अंडरस्टूड नो। ये वाला पावर था, और इस पावर को इसके पर यूनिट एरिया यानी कि टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया, तो ये पावर पर यूनिट एरिया आ गया। तो ये पावर पर यूनिट एरिया क्या बन जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। सो ये रिजल्ट है। इसको और थोड़ा आप सॉल्व करना चाहो तो 5/4 और 4 और इंटू पाई, पाई इज 3.14, so this is 5/12.56 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो बेटा लोग, आप इसको 12.5 के करीब ही मान सकते हो। तो ऑलमोस्ट ये दिस शुड कम आउट लाइक, इसको 50 मानोगे तो ऑलमोस्ट ये 0.5 वॉट, सॉरी 0.4 आ जाएगा, 0.4। ऐसे देखो, तो दिस वी कैन राइट 50 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 12.56 कर दिया। तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा, इसको से डिवाइड करने पे, यानी कि ये 0.4 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया जी यहाँ। अब दूसरे पार्ट को आपको सॉल्व करना है। इफ यू हैव टू सॉल्व एट कि 10 मीटर के डिस्टेंस पे बताओ कितना होगा। तो सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे ये 1 की जगह पे 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि जो ये रिजल्ट आया है उसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। सो सीधा सीधा से इंटेंसिटी इंटेंस इन ओ माय गॉड इंटेंसिटी इंटेंसिटी या 10 मीटर वाले पे निकालना होगा, तो आपको क्या करना है, तो दिस इज 0.4। और क्योंकि यहाँ पे 10 का स्क्वायर करना 100 हो जाएगा पूरा ऐसे सॉल्व करते हुए, तो ये डाटा को आप 100 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आएगा, 0.004 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा समझ गए आप। सो वी नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अच्छा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग हियर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by radiation
coming from a 100-watt bulb at a distance of 3 meter. Calculate the electric field and magnetic field produced by radiation coming from a 100-watt bulb at a distance of 3 meter. Assume that efficiency of the bulb is 2.5% and it is a point source. तो आपको निकालना क्या है? Calculate the electric field and magnetic field produced by the radiation. तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, आपको ये निकालना है. What we have to find? How much electric field is there and how much magnetic field is there. This is what we need to find. So what we are going to do is, we'll do something like this. 100-watt bulb at a distance of 3 meter, assuming the efficiency of the bulb is 2.5% and it is a point source. Okay. So अब सॉल्व करते हैं इसको. तो इफिशियंसी ऑफ बल्ब हमारे पास दे रखा है. इफिशियंसी ऑफ बल्ब जो दे रखा है, efficiency of bulb is 2.5%. So 100 watt का यानी कि 2.5% of 100 watt कितना हो गया जी आपके लिए? That comes out 100 into 2.5 upon 100, that is 2.5 joule या 2.5 watt, यानी कि 2.5 watt आपको मिल रहा है यहाँ से. और ये जो 2.5 watt है, यानी कि जो बल्ब है, ऐसे समझिए, फिर से एक छोटा सा, ये मानिए कि आपका बल्ब है और इस बल्ब में ये इसका टंगस्टन दिखा दिया ऐसे करके, और ये बल्ब ग्लो कर रहा है और रेडिएशन भेज रहा है ऐसे. तो इसके रेडिएशन से लाइक वी आर सेइंग कि ऐसे रेडिएशन निकाल रहा है. दैट्स व्हाट हैपनिंग. तो आपसे बोला कि 3 मीटर की डिस्टेंस पे, तो आप 3 मीटर रेडियस का 3 मीटर का रेडियस का आपने ये कंसिडर कर लिया कि ये 3 मीटर का डिस्टेंस है. दिस इज 3 मीटर. So calculate electric field and magnetic field produced by radiation coming from a 100-watt bulb at a distance of 3 meter. And assume that efficiency of the bulb is 2% and it is a point source. तो अब यहाँ से 3 मीटर की दूरी पे, भले ये जो भी है, तो 3 मीटर की दूरी पे भी अगर हम पूछे कि भाई यहाँ पे बताओ, यानी कि 2.5 जूल पर सेकंड निकल रहा है इस बल्ब से, तो अगर हम 3 मीटर की दूरी पे भी चले जाए तो हमें एनर्जी तो इतना ही मिलेगा ना भाई. तो यहाँ ऐसे दर की यहाँ एनर्जी तो उतना ही मिलेगा, 2.5 वोट मिलेगा. तो अब यहाँ पे एनर्जी इस जगह पे 3 मीटर के इस डिस्टेंस पे जो हमें एनर्जी मिल रहा है वो 2.5 वॉट का मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी पड़ रहा है 2.5 जूल पर सेकंड मिल रहा है. तो इफ वी आर इंटरेस्टेड टू नो कि इस जगह की इंटेंसिटी बताओ, तो क्या करेंगे? सो इंटेंसिटी एट 3 मीटर डिस्टेंस, जैसा कि पीछे हमने सॉल्व किया था, 3 मीटर डिस्टेंस बल्ब से, ये क्या हो गया? सो भाई जो पावर है 2.5 एंड डिवाइडेड बाय पूरे का एरिया, सो दैट एरिया इज टू intensity at 3 meter distance, power upon area. So area is 4 pi and 3 का स्क्वायर 3 मीटर है तो 9. तो सॉल्व कर लेंगे भाई इसको यहाँ से. तो दिस इज 2.5 एंड दिस इज 436 into pi, that is 3.14. कोई वैल्यू जाएगी. दिस इज वी हैव गॉट इट. तो अगर हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करें, कर लें, तो दिस रिजल्ट विल बी नाउ 2.5 upon this is So to solve this, what we are going to do is एक 4 नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं. नीचे एक 4 मल्टीप्लाई करें, एक 4 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि ऊपर 10 आ गया, नीचे आ गया 36 और नीचे 3.14 into 4 कर दिया. If you do it like this, तो ये रिजल्ट क्या आ गया? 10. अब सिर्फ this is 10 and this one is easier to multiply. 36 into 3 is 108 and फिर 36 into 0.1. 36 into 0.1 is 3.6 and फिर 36 into 0.04, that is 1.44. This
or multiplying with 4. This is what we have got it. So this comes out now 10 divided by 108 और 3 111 111 और 1 112. So 112 108 3 111 112 और फिर ऑलमोस्ट ये 113 के करीब आ गए. नाउ 108 3 111 और 1 112. So almost 613 into 4 आ गए. So this is how it is now. This is, if you solve it, this comes out 4, I mean 452. This is what we have got it. Yes, अब इसको solve अगर further करें हम, so almost ये 0.22 के करीब आना चाहिए, ठीक है ना, 0.22 के करीब कुछ आना चाहिए, समथिंग लाइक दिस. तो ये आपने निकाल दिया. ये क्या निकला, इंटेंसिटी, यानी कि वॉट पर मीटर स्क्वायर. ये ना अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो ये 10/450, तो एक जीरो यहाँ पे और आना चाहिए. दिस इज, तो ये इंटेंसिटी की वैल्यूज निकाली. अब यहाँ का इंटेंसिटी आपको मिल चुका एंड वी नो दैट, वी नो दैट. चलो इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं. तो वी नो दैट कि आपके पास इंटेंसिटी क्या आ गया, 0.022 समथिंग वॉट पर मीटर स्क्वायर. तो बेटा जो यहाँ की इंटेंसिटी है 3 मीटर की दूरी पे, दैट वी हैव कैलकुलेटेड. एंड इफ यू रिमेंबर, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज में पढ़ाया गया है. वी ऑल्सो नो दैट, वी ऑल्सो नो दैट इंटेंसिटी आपको पढ़ाया गया है, दैट हैज बीन एप्सिलॉन नॉट into electric field square into v, that is velocity, यानी कि c. ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है. तुमको अगर ये डाउट हो कि ये कैसे हुआ है, तो भाई हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था एल लेंथ पे वी टी, इफ यू रिमेंबर, भाई हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर. ये एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है. तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, वी टी लेंथ और उसको एरिया से मल्टीप्लाई किया था, और ये टोटल एनर्जी हो गया. फिर इसको एरिया से डिवाइड किया, इसको टाइम से डिवाइड किया, तो ये क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इनटू वी. ये इंटेंसिटी बना था. तो ये डिराइव करके दिखाया मैंने आपको. सो इंटेंसिटी, वी आल्सो नो दैट इंटेंसिटी इज एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इनटू सी. ये लेक्चर 2 में है डेरिवेशन. तो ये जो इंटेंसिटी आपने बताया, वी आल्सो नो दैट दिस इज, वी आल्सो नो दैट दिस एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर, ये टोटल इंटेंसिटी है. अब अगर हम ये टोटल, ये क्या है, टोटल एनर्जी है. हियर इट इज अ टोटल, यानी कि ये टोटल एनर्जी के फॉर्म में लिखा हुआ है. हमें मालूम है कि जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो अगर सिर्फ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के नजरिए से लिखूं, तो दिस इंप्लाइज I/2 इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इनटू सी. इफ आई डू इट लाइक दिस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो इस सरफेस पे एनर्जी आई इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, जो एनर्जी आई इस सरफेस पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी आई, वो इस इंटेंसिटी के हाफ थे. तो समथिंग लाइक दिस. आपको अब यहाँ से जो निकालोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज निकल के आएगी. क्या निकल के, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज निकल के. कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, अभी निकालता हूँ मैं आपको ये. सो आई आपको पता है, तो यानी कि 0.022 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, और फिर 1/2 लिख लीजिए. और वैसे कोई ये सिर्फ ये ये इसलिए किया गया कि यहाँ से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे. मतलब ये बताने की कोशिश की गई कि एनर्जी आधा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है और आधा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है. तो भाई आधा हम ये लिख लेते हैं, तो ऐसे कर देंगे, तो ये रिजल्ट ऐसे आ जाएगा. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. तो अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी करेंगे, तो आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज निकालनी है. सो दिस ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ये 2 कैंसिल, तो 0.022 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे इनटू सी की वैल्यू रखेंगे, यानी कि 0.022. एंड दिस इज 8.85 इंटू 10 का पावर -11, और दिस सी इज 3 इंटू 10 का पावर 8. वैसे रख दीजिए. तो अब ई की वैल्यूज निकाल दीजिए. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज निकाल दीजिए, तो रूट ऑफ व्हाट, 0.022 अपॉन 8.85 इंटू 10 का पावर -11, एंड दिस इज 3 इंटू 10 का पावर 8.
इसको आप सॉल्व करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज निकल के आएगी। एंड आई कम टू नो कि ये डाटा गलत लिखा हुआ है, 10 का पावर -12 है, ये 10 का पावर -12 है, 8.85 इंटू 10 का पावर -12 होता है, ये गलत हो रहा था। सो प्रोसीजर इज वेरी क्लियर टू यू, आई होप। तो यहाँ से हमने क्या किया, दिस इज -12, और इसको सॉल्व करके आंसर जो है, दिस इज 2.9 न्यूटन पर कूलम, और वी कैन राइट 2.9 वोल्ट पर मीटर। दैट्स व्हाट वी कैन राइट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो आपको मैंने पढ़ा रखा है कि जब भी हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा हम लोग मान के चल रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चल रहे हैं। और यूनिफॉर्म एसी के केस में तो होता नहीं है, तो ये वर्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दिस ई विच व्हाट वी हैव डिराइव्ड ओवर हियर, दिस ई इज वर्चुअल वर्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। एंड देयरफॉर ई नॉट इज इक्वल टू वर्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर ई नॉट इज इक्वल टू 2.9, क्योंकि वर्चुअल इज इक्वल टू पीक अपॉन √2 होता है। सो दिस ई नॉट इज इक्वल टू 2.9 √2 न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ये आपने निकाल लिया। और अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आपसे पूछा गया था ना भाई, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशन। तो यानी कि अब ये आपने जिस जगह पे है 3 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचा, उसकी पीक वैल्यू ये है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, बी नॉट निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, दैट इज 2.9 √2 अपॉन 3 इंटू 10 का पावर 8 कर दीजिए। तो आप इसको सॉल्व कर दिए, 2.9 इंटू √2 अपॉन 3 एंड दैट इज 10 का पावर -8। इसको सॉल्व करिए तो ये रिजल्ट हमारे पास है, रिजल्ट है 1.4 इंटू 10 का पावर -8 टेस्ला। ठीक है जी। तो ये बी नोट से आपने निकाल लिया। और अगर यहाँ से वर्चुअल निकालने जाएंगे, बी आर एम एस निकालेंगे, तो बी आर एम एस भी आप निकाल लीजिए। दिस इज 1.4 अपॉन √2 करेंगे, दिस इंटू 10 का पावर -8 टेस्ला। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो बी आर एम एस की जो वैल्यूज आएगी आपके लिए, तो दिस इज 9.6 इंटू 10 टू द पावर -90। ठीक है जी। तो इसके साथ हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए, और ये चैप्टर हमारा आज खत्म होता है। सो गाइस, अब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बड़ी आसानी से तरीके से सब कुछ रिवाइज करते, ये हमने कर लिए सारे केस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड कीप स्टडिंग very sincerely, keep sharing, keep promoting, and keep liking, keep commenting. Bye bye, God bless you.